एक शेर बताएं। इसको सुनने के बाद एक क्लास ही निकाली। ठीक है, आपसे एक शेर मेरे पे अस्तगफुरुल्लाह नहीं, ये पे रहने दें, पर इससे बेहतर जो है ना। चलें चलें भाई, भाई बहुत मूड में। तेरी सादगी में इतना हुस्न है तो सिंगार में क्या होगा। पहला मिसरा हो गया। तेरी सादगी में इतना हुस्न है तो सिंगार में क्या होगा। तेरी नफरत में इतना मजा है तेरे प्यार में क्या होगा। भाई तो जो है ना एक्स्ट्रा ही जज्बाती हो गए। मुझे तो लगता है ये सिंगार नहीं, ये निखार था। तो मैंने भी ऐसा कुछ सुना था, मैंने ये एक ही जुमला सुना हुआ था, अगला मैंने मसला नहीं सुना हुआ था कि तेरी सादगी में इतना हुस्न है, तेरा निखार कैसा होगा। असल में सिंगार से ना वो जेंडर वो हो जाता है, बाइस्ड हो जाता है। सिंगार से वो फीमेल बेस्ड हो जाता है ना, तो निखार जो है वो दोनों जेंडर्स पे चल जाता है। तो इसलिए जो है वो मतलब ये वाला शेर जो है किसी मेल जेंडर के लिए अगर कभी पेश करें तो इसमें सिंगार के बजाय निखार कर दें तो वो ज़रा बेहतर हो जाएगा कि तेरी सादगी में इतना हुस्न है, तेरा निखार कैसा होगा। ठीक है, ये गुमराह कौम जो है ना, सिर्फ 5-6 मिनट के शुगल के लिए 5-6 महीने ज़ाया करना कितना जुल्म है। कब समझेंगे प्रेफरेंसेस आप। भाई ने ऐसा नहीं किया, भाई कहेंगे मेरा कोई कसूर नहीं है, ये साथ वाला एम ही कह रहा था, लेकिन कहने का मतलब है कि अपनी प्रेफरेंस समझें। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है और पेपर पास ना होने पे 6 महीने बहुत टेंशन होती है। बंदा बड़ा गिल्टी फील कर रहा होता है ना, किताबें पढ़ने का दिल कर रहा होता है। और ख़ास तौर पे ग्रुप बी का पेपर फेल होने का मतलब है कि आपकी अटेम्प्ट मज़ीद बढ़ सकती है आगे। ग्रुप ए का पेपर फेल हो, कहीं ना कहीं वो रिकवर हो जाता है, आपका टाइम ओवरऑल ज़ाया नहीं होता। ग्रुप बी के पेपर फेल होने का मतलब है आपका टाइम ओवरऑल गिनती 6 महीने से आउट हो जाएगी। तो अब तो आप लोगों के पास टाइम ही नहीं होना चाहिए सारी बातें सोचने का। अब तो जो है वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। जो इसने फेसबुक पे अपलोड किया था वही ठीक है। क्या मोहब्बत जब भी होगी सीए के बाद। वाह, इन्होंने किया था वाकई, क्योंकि मुझे याद पड़ा है कि ऐसे किसी रैंडम पे मैंने भी कमेंट किया था। मेरी पोस्ट ज़्यादा आप पे लाइक आए। ठीक है, हमारा रैंडमली चलते चलते वो किया। मैंने कहा वो एक बच्चे ने कहा आप मोहब्बत जो है ना सीए के बाद होगी, तो मैं उस पर बड़ा अप्रिशिएट किया। मैंने कहा शाबाश, फाइनली तुम हक को समझ गए। इस तरह का कुछ इस तरह की कोई बात मैंने लिखी थी तो जी हाँ, नाइस नाइस, गुड वर्क, कीप इट अप। तो ये चीज़ वाकई बड़ी ज़रूरी है कि आप ये चीज़ नहीं, मतलब ये चीज़ कि आप पेपर दें, पेपर पास करें। लाइफ एक्सपेरिमेंट्स के लिए भरी पड़ी है। और ऑल्दो ये बात पब्लिकली एक टीचर को नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूँकि मुझे लगता है कि आप सब लोगों को हमेशा इल्मी गाइडेंस हर जगह से मिलती हैं, लेकिन ये सारे ऐसे मामले हैं कि घर वाले भी शर्म करते हैं, दोस्त मशवरे पुट्टे पुट्टे दे देते हैं। आप लोगों को किसी रिलेशनशिप में स्टूडेंटशिप वाले टाइम में एंटर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ख़ुद भी तकलीफ़ में रहेंगे, दूसरे को भी तकलीफ़ में डालेंगे। ये प्रॉब्लम है क्योंकि सीए करने वाले बंदे का मतलब है कि वो दुनिया से थोड़ा सा साइड पे हो चुका हुआ है। उसकी अपनी एक टाइमलाइन है। नॉर्मल लोग हैं, उनकी अपनी टाइमलाइन है। वो अपनी टाइमलाइन पे लोगों की शादियाँ हो रही होती हैं, वो घर बसा रहे होते हैं। सीए वाला बंदा अपनी टाइमलाइन में पहले अपनी क्वालिफ़िकेशन या एक ख़ास लेवल तक, अपने स्टेज तक पहुंचता है, फिर वो शादी के बारे में सोचता है। तो वट एवर द जेंडर इज़, जब आप खामखा किसी से एफिलिएट होते हैं और उसके बाद चूंकि दोनों में से कोई एक बंदा सीए कर रहा होता है और दूसरा सीए नहीं कर रहा होता, वो एक नॉर्मल इंसान होता है, तो नॉर्मल इंसान को एक नॉर्मल टाइम पे शादी करनी होती है। और जो सीए वाला बंदा है या बंदी है वो अपने टाइमलाइन में चल रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है, एक बड़ा गंदा मिसमैच आ जाता है, कंपैटिबिलिटी आउट हो जाती है। एक तरफ के घर वाले चाहते हैं कि जी रिश्ता हो, और दूसरी तरफ के घर वाले कहते हैं बस बच्चा या बच्ची सीए तो कर ले। वो सीए करना तो एक अनसर्टन, इम्पॉसिबल या काफ़ी एक फ्यूचरिस्टिक सा इवेंट है। तो होता पता है क्या है, होता ये है कि आप अपनी पसंद की जगह शादी तो कर पाते नहीं, लेकिन पूरी ज़िंदगी आप भी तकलीफ़ में गुजारते हैं और दूसरे बंदे को भी तकलीफ़ दे देते हैं।
तो बेहतर है कि आप किसी को तकलीफ़ मत दें जो आपको बिला वजह तंग करे, मैसेज करे, आपको किसी भी किस्म का एक्सप्रेशन दे। आपने कहना है मैं सीए कर रहा हूँ, उसने दौड़ लगा देनी है, ठीक है, आप आज़ाद। तो मैं सीए कर रहा हूँ, इतना बेहतरीन सेफगार्ड है आपके पास, इतना बेहतरीन आपके पास प्रोटेक्टिव मेजर है। तो जब भी कोई आपको बिला वजह तंग करे, आपको लगे कि मैं खामखा इन्वॉल्व हो रहा हूँ, तो अचानक से आंखें बंद करनी है, दिल में सोचना है मैं सीए कर रहा हूँ, फिर चिल्ला के कहना मैं सीए कर रहा हूँ, फिर मैसेज पे लिखना मैं सीए कर रहा हूँ। फिर भी ना समझ आए तो ठीक है, हो जाए ज़िंदगी तबाह, लेकिन उसकी हो जो नहीं समझ रहा, मिस्टेक वन साइडेड हो, उसका कसूर हो, टू साइडेड मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप सीए कर रहे हैं। औसतन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की शादी 27-28 साल के बाद होती है, औसतन। ये औसतन इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वेल सेटल्ड हैं, जिनके वालिदैन का बिज़नेस है, वो 24-25 में उनकी शादी कर देते हैं। अगर अपने तौर पे शादी की बात करें तो 31, 30, 32 इस एज में शादियाँ करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो इस एज तक कोई आपके लिए रुकने वाला नहीं है। मैं अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बता रहा हूँ। मेरी पौने 28 साल की एज, मेरी ख्वाहिश थी कि 25 साल की एज में शादी हो जाए, क्योंकि मतलब मुझे ये फिनोमेना गलत लगता था कि शादी लेट होती है। लेकिन जब फाइनेंशियल मजबूरियाँ पड़ती हैं तो फिर समझ आता है कि पहले जो है वो घर का चूल्हा देखना होता है, पहले आपने फाइनेंशियली स्टैंडिंग में आना होता है, फिर उसके बाद आप शादी करते हैं। तो कहने का मतलब है सीए में कौन आता है? अमीरों कबीरों के बच्चे तो नहीं आते, वो लोग आते हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ करना है, स्टेबल होना है। और जब वो सीए शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि फ्रंट ऑफिस ने भी उन्हें ख्वाब दिखाए होते हैं, और करते करते उन्हें अपने ऊपर भरोसा भी आना शुरू हो जाता है। तो वो अपने घर वालों को बार बार यकीन दिलाते हैं कि आप मत परेशान हो, वो घर के मकान की छत बह रही है, बस 2 साल के अंदर मेरा मामला क्लियर है, मैं जल्दी से मेरी नौकरी शुरू हो जाएगी, अब ये घर मैं ठीक कराऊँगा, अब छोटी बहन की शादी मैं करूँगा, अब भाई को मुल्क से बाहर मैं भेजूँगा। और ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो बंदा ज़िम्मेदारियाँ लेता चला जाता है। उन सारी ज़िम्मेदारियों में ना वो अपनी शादी की बात खुद भी करते हुए अच्छा नहीं फील कर रहा होता। तो ये एक टिपिकल रियलिटी है कि सीए का स्टूडेंट मेल हो या फीमेल हो, ये लोग लेट शादी करते हैं। और कॉमन इंसान, नॉर्मल लोग जो है वो थोड़ा जल्दी शादी करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़का सीए का जो 30 साल की एज में शादी करेगा, और एक लड़की जो कि 23 साल की है, जिसके घर वाले कहेंगे इसकी शादी क्यों नहीं कर रहे, से फॉर एग्ज़ाम्पल, तो टेक्निकली 7 साल आपके लिए तो नहीं कोई होल्ड करने वाला। और अगर कोई होल्ड करेगा भी तो वो 7 साल जितनी तकलीफ़ से गुजरेगा, ये 1% से भी कम चांस है कि इस माशरे में इतने सोशल प्रेशर के बाद कोई आपका पीयर आपके लिए इतनी देर तक वेट करे। तो वेट करवाएंगे उसे तो वो बहुत बड़े टॉर्चर से गुजरेगा और शायद साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाए। और अगर आप इन्वॉल्व हैं और वो वेट ना कर पाए तो सारी ज़िंदगी आप भी तकलीफ़ में रहेंगे, वो भी तकलीफ़ में रहेगा। तो दिस इज़ बेटर कि टाइमली ये रियलाइज़ कर लें कि रिलेशनशिप ड्यूरिंग सीए स्टडीज़ सिर्फ तबाही है। नंबर 1 तबाही, वो आपको पढ़ने नहीं देंगे रिलेशनशिप्स। नंबर 2, पेपर के इंतहाई करीब जाके आप जो है वो अपने कैरियर के बजाय अपने कंबाइंड कैरियर के बारे में सोचना शुरू हो गए होंगे, और फ़ोन पे जो है वो आगे से आगे पता नहीं क्या क्या आप डिस्कशंस कर रहे होंगे कि हम 17 साल बाद ऐसे करेंगे और 20 साल बाद ऐसे, और इस तरह से करके पेपर पास नहीं हो रहा। तो एक तो पेपर रुल जाएगा, और पेपर ना रोला या रोला, इन एनी केस दोनों लोग साइकोलॉजिकली, मेंटली इतने डिस्टर्ब रहेंगे कि उनसे सीए के पेपर पास होना भी मुश्किल होगा। बहरहाल वो पास कर रहे होंगे तो वो एक लाश की तरह ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। किताब खोल रहे हैं, शक्ल किसी और की नज़र आ रही है कि अब तो 2 साल हो गए उसकी शादी को। जाहिर है, मतलब जब नाकाम हुए होंगे, और सीए वाले ने नाकाम हो जाना है, प्रैक्टिकल रियलिटी है। तो ये फिल्मों को देख के जज्बाती मत हो जाएं। आप ऐसा नहीं होगा कि एक ट्रेन पे भागते जा रहे होंगे, अमरीश पुरी जो है वो कहेगा जाओ ले जाओ सिमरन को, और मसला ही कोई नहीं। आप हकीकी ज़िंदगी में मौजूद उतने ज़्यादा नहीं होते, ना इतने फिल्मी एक्शंस होते हैं। असल ज़िंदगी में हर किसी की कुछ घरेलू मजबूरियाँ होती हैं, कुछ प्रेशर्स होते हैं। तो बीइंग अ सीए स्टूडेंट मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगा कि रिलेशनशिप टाइप की चीज़ से दूर रहें। आपको आज नहीं पता लगेगा, आज से 7-8 साल बाद पता लगेगा कि आप कितनी तकलीफ़ से गुजरे। एकेडमिक डिफ़िकल्टी, पर्सनल डिफ़िकल्टी। मैं चूँकि फ़ाइनल में अक्सर रात के वक्त यहाँ बैठा होता हूँ,
काउंसलिंग कर रहा होता हूँ स्टूडेंट से, तो अक्सर बच्चे जो खासतौर पे काउंसलिंग के लिए आते हैं कि सर मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, उनके चेहरे को देखते ही लग जाता है कि क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। वो रिग्रेट की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, पछतावा हो रहा होता है उन्हें। वो कहते हैं काश मैं सीए शुरू ही ना किया होता। मैं कहता हूँ दूसरा पछतावा क्यों नहीं करते, काश मैं रिलेशनशिप में गया ही ना होता। तो आज आपके पास सीए तो आपने शुरू कर लिया है, दूसरी तरफ का पछतावे से बचने की ऑप्शन है। अब आप कहेंगे सर क्या मतलब सीए के स्टूडेंट हैं तो हम जीना छोड़ दें। भाई आप अच्छी एज में क्वालिफाई करो, पैसे के साथ प्रपोज करो किसी को, मज़ा तो आए। अगला कहे कि जी मुझे दुबई घूमने जाना, आप दुबई घुमा तो सको। अगला कहे डायमंड रिंग लेके दो, तो आप ये तो ना हो कि स्टाइपेंड जोड़ते फिर रहे हैं। ठीक है, जोड़ते रहेंगे, कोई 4 साल तक जोड़ेंगे, फिर उसके बाद डायमंड रिंग खरीदने की औकात बन जाएगी। पता है जेब में पैसा होगा तो प्यार करने का भी मज़ा आएगा। लेकिन आप कहेंगे सर मेरी एज नहीं होगी। अगर आप जल्दी से क्लियर कर लेते हैं, इतनी दुनिया 23 साल की एज में, 24 साल की एज में, 22 साल की एज में क्वालिफाई कर रहे होते हैं। सब पॉसिबल है, इसलिए कि वो दूसरी तरफ नहीं जाते। तो कोशिश करें कि ऑलरेडी ज़िंदगी में इतने मसले हैं, एक नया मसला मत लेके आए। आपका मसला आपके साथ है, आप पढ़ते हुए फ़ोन पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी के 2 साल 3 साल 5 साल ज़ाया किए, मुझे कोई दुख नहीं है। किसी और की ज़िंदगी का मत ज़ाया करें। किसी और की ज़िंदगी के साल, उसका इमेज, उसका वक़ार, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो ठीक है, फिर आप उस पर रहम करें। आप काइंडली उसको मत तंग करें, उसको ज़िंदगी जीने दें, दुआ करें उसके साथ कुछ अच्छा हो और अपने आप को स्टेबल कर लें। अनलेस कि आप चीज़ों को फिल्मी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। अगर वो 1% से लेस चांस आपके पास है तो कर ले फिल्मी तरीके से एडजस्ट। बता दें घर वालों को कि जी मेरे तो पढ़ा ही नहीं जाता, तो फिर या तो वो चित्र परेड कर देंगे अच्छी, या अगर वो वाकई पैसा रखते हैं और वो मानते हैं कि बच्चों की छोटी एज में शादी हो जाए, पढ़ते तो रहते ही हैं लोग, ऐसे लोग ज़रा कम ही होते हैं। तो इसलिए ना ये मशवरा है, ऑल द रिवीजन क्लास के बड़े कीमती टाइम है, बट ये एडवाइस भी बड़ी कीमती है। कोशिश करें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर रिलेशनशिप में मत एंटर हो ड्यूरिंग सीए स्टडीज़। और अगेन जब सीए कर लें, जब क्वालिफाई कर लें, या कम से कम आप अपनी मंजिल के इतने करीब हो कि बस अब 1-2 पेपर रह गए, आप एक अच्छी जॉब पे बैठे हुए हैं, ठीक है, फिर उस टाइम पे ऑल्दो मैं उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को प्रेफर नहीं करूँगा। वालिदैन जब सेलेक्ट करते हैं तो वो उसको ओन करते हैं। अगर आप अपने किसी रिलेशन को उनके सामने प्रेजेंट करेंगे कि हाँ भाई हमने यहाँ शादी करनी है, सारी ज़िंदगी उसको ओन नहीं करेंगे। जब उसको ओन नहीं करेंगे तो आप तकलीफ़ से गुजरेंगे। मैंने इतने सारे कुलीग्स को, इतने दोस्तों को इस तकलीफ़ से गुजरते देखा है कि वो अपनी पसंद की शादी करने के बाद उनके घर वाले एक अलग एंटिटी हैं, बीवी एक अलग एंटिटी है, और वो बेचारे अजियत में हैं। वो इतना कमा के भी गरीब हैं बेचारे, क्योंकि वो हर वक्त उनके वालिदैन कभी नाराज़ हैं, कभी बेगम नाराज़ है, तो वो समझ ही नहीं आ रहा। जी ठीक, तो बस ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि सीए करने के बाद ऐसे किसी काम में अगर इन्वॉल्व होते हैं, पहले तो वो भी गलत है। उस वक्त भी अगर आप उसको नेचुरल तरीके से घर वालों की रजामंदी से करें तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि है तो जुआ। एक इंसान को आप 5 साल से भी जानते हैं ना, जो इंसान फ़ोन पे जैसा दिख रहा होता है वैसा होता नहीं है। फेसबुक इसकी बेस्ट एग्जांपल है। फेसबुक पे आपको जो है वो इतने सारे फेक अकाउंट नज़र आते हैं, इतनी ज़्यादा गलत। फेसबुक पे तो आप आज भी पोस्ट कर लें तो आपको एक अननोन से टीचर की सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन नज़र आ रही होगी जी इस सब्जेक्ट में, आप हैरान हो जाएंगे, आप कहेंगे हैं ये कहाँ से आ गया। तो फेसबुक की एक फ़ेक दुनिया है। सेम गोज़ विद रिलेशनशिप की दुनिया, इंतहाई फ़ेक होती है। एक दूसरे के सामने अपने आप को बहुत एग्जेजरेट करके बयान करते हैं। तो आप 5 साल से किसी बंदे को जानते हैं, उसके साथ ज़िंदगी गुजारने से भी ज़्यादा सेफ़ है कि घर वालों ने जिसको चूज़ किया, क्योंकि यह है जुआ। आपको जिसको आप जानते भी हैं वो भी पता नहीं कैसा निकले, और जो घर वाले आपके लिए चूज़ करें वो भी पता नहीं कैसा निकले। लेकिन घर वाले जो चूज़ करेंगे तो उसमें बरकत भी ज़रा ऐड हो जाएगी, आपने घर वालों की बात सुनी, प्लस वो भी ओन करेंगे, कम से कम आपका ये आधा मसला तो ख़त्म हो जाएगा। तो इतना सारा जब टाइम बचेगा आपके पास तो फिर पेपर को फोकस करें। पेपर को फोकस करते करते एमएफए की तरफ आते हैं, और एमएफए के चैप्टर नंबर 1 की तरफ आते हैं, पॉलिटिकल। पेस्टल एनालिसिस हमने पढ़ा, हमने समझा कि पेस्टल क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। आज हमने पॉलिटिकल पे और इकोनॉमिक पे बात करनी है। हर बिजनेस ने अपने इर्द गिर्द पॉलिटिक्स को देखना है, अपने इर्द गिर्द देखना है कि सियासतदान क्या कर रहे हैं,
सियासी जमात क्या कर रही है, मुल्क में पॉलिटिकल क्लाइमेट कैसा है। सवाल ये है कि क्यों देखना है अपने इर्द गिर्द की पॉलिटिक्स को, उस इन्वायरमेंट में ऑपरेट करना है। भाई हम लोग अपना कॉलेज चला रहे हैं, हमें इससे क्या है कि इमरान खान हुकूमत कर रहे हैं, नवाज शरीफ एक्सटर्नल फैक्टर। अब फॉर एग्जांपल अगर नवाज शरीफ हुकूमत कर रहा होगा तो इमरान खान ने आतंक मचाई हुई होगी, इमरान खान हुकूमत कर रहा होगा तो नवाज शरीफ के चाहने वालों ने जुल्म किया वो होगा। तो होगा ये कि जो भी हुकूमत कर रहा है और जो भी गवर्नमेंट में टसल चल रही है हमें उसका पता होना चाहिए। अगर हमें उसका नहीं पता होगा तो हम डिस्टर्ब होंगे। सेशन के बीच में अचानक से जो है वो एक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हुई, एक हफ्ते के लिए बुरी तरह से क्लासेस मुतासर हो गई। ये तो हमारा बिज़नेस है, हमारा बिज़नेस ऐसा है जो 6 महीने पे पढ़ा रहा है, चलो 3-4 दिन हमने आगे पीछे करके एडजस्ट कर लिए। जिनके बिज़नेस में डेली करोड़ों की आमदनी हो, जिनके बिज़नेस का फ़र्ज़ करें 3 पीक डेज़ आए हुए हैं और एन उन 3 पीक डेज़ में जो है वो लोग हकीकी आज़ादी के लिए निकल पड़े। तो बिज़नेसेस को इस चीज़ को देखना होगा कि व्हाट इज़ द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अराउंड देम, उस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस कितनी है, अनसर्टेनिटी कितनी है। बिज़नेस छोटा बिज़नेस हो उसने इसलिए समझना है कि अपने आप को बचा सके, और बड़ा बिज़नेस इसलिए समझे कि वो उसको मैनिपुलेट कर सके। क्योंकि बिज़नेस और पॉलिटिक्स का आपस में गहरा ताल्लुक है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इन सबको चाहिए होते हैं पैसे, और पैसे इनके पास अपने तो होते नहीं, तो बिज़नेसेस इन्वेस्ट करते हैं इन पे। तो नॉर्मली क्या होगा, 2-3 बड़े बिज़नेस टाइकून होंगे जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ंड करेंगे, उनकी कैंपेन को फ़ंड करेंगे। इन रिटर्न उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स, अच्छे काम मिल जाएं, सारा कुछ। अब मैं अगर कंपेटिटर हूँ किसी ऐसे बिज़नेस का जो कि इन्वेस्टर है पॉलिटिकल ग्रुप का, और खुदा ना खास्ता उन्हीं की हुकूमत आ गई, तो मुझे बहुत एहतियात से अपने बिजनेस डिसीजन लेने होंगे और अपने आप को बहुत ध्यान से रूल्स एंड रेगुलेशंस की पासदारी करते हुए चलाना होगा। और अगर वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है उसका ऑपोजिट आ गया तो मुझे और चौड़ा होकर फिरना चाहिए कि ठीक है, अब कंपेटिटर तो ज़रा सा भी कुछ करेगा तो उसको तो दूसरी गवर्नमेंट ही को चल देगी, तो वो आते साथ ही उस बिजनेसमैन का तो सत्यानाश फेरेंगे और हम बैठे बैठे एवं ही फ़ायदे में आ जाएंगे। तो दिस इज़ अ थिंग कि हर बिज़नेस पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है, और जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको अपने पॉलिटिकल विंग्स रखने होते हैं, पॉलिटिकल एफिलिएशंस रखनी होती हैं, ताकि उनको पॉलिटिकली बहुत सारे बेनिफिट्स मिलें और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, अवार्ड्स और ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अगर पॉलिटिकल पार्टी उनका साथ दे देगी तो उनके लिए ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो बिज़नेस के लिए समझना बड़ा ज़रूरी है कि हम कौन से पॉलिटिकल एरा में जी रहे हैं। उस एरा की सोच, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी जो कहती होंगी कि गवर्नमेंट सबसे बड़ी पावर है और किसी को हमने कुछ नहीं करने देना। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी जो कहेंगी हम जमहूरियत के हुस्न पे बिलीव रखते हैं और बिज़नेस जो जैसे मर्ज़ी करे वो उस तरह से। भाई अयूब खान ने आके बिजनेस से कहा खुल के खेलो, कोई मसला नहीं। भुट्टो ने आके बिजनेस से कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, ये तो पाकिस्तान का पैसा है, सारों को नेशनलाइज कर दिया। तो भुट्टो के दौर की सोच और होगी, भुट्टो के दौर का बिज़नेस किसी और तरीके से रिएक्ट करेगा और अयूब खान के ज़माने का बिज़नेस और तरह से रिएक्ट करेगा। तो पॉलिटिक्स को देखना बड़ा ज़रूरी है। किताब ने कुछ फैक्टर्स पे बात की कि पॉलिटिक्स को हम क्यों देखते हैं, हम थोड़ा सा किताब की तरफ भी चलते हैं। पॉलिटिक्स को देखना क्यों ज़रूरी है। पहले तो एक पेस्टल आ गया, ये मैं चैप्टर 1 के साथ प्लान किया होता है क्योंकि पेस्टल जो किताब का रीडर है वो जैसे ही चैप्टर 1 को पढ़े उससे पहले पेस्टल पता लग जाए। हमने पेस्टल को उन चैप्टर्स के एंड पे कवर कर लिया था, तो हम पेस्टल पे बात यहाँ नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स आ गया, अब किताब ने तो खींचना है, उसने तो पूरा चैप्टर बनाना है पॉलिटिक्स पे। उन्होंने पॉलिटिक्स के वर्ड को गूगल पे सर्च किया कि पॉलिटिक्स को कैसे कैसे बोला जा सकता है। तो उन्होंने कहा पॉलिटिक्स इन द वर्ल्ड स्टार्टेड सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोसाइटी आफ्टर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद दुनिया में पॉलिटिक्स शुरू हो गई। पॉलिटिक्स तब से इवॉल्व करे जा रही है, चीज़ें आगे बढ़ी जा रही हैं। हम कोई सिंगल डेफिनेशन पॉलिटिक्स की नहीं लेके आ सकते, तो भाई नहीं लेके आ सकते तो मत बताओ। फिर भी उन्होंने बहुत सारी बता दी, मैंने उनमें से कुछ 2-3 सेलेक्ट करके यहाँ लिखी कि पॉलिटिक्स इज़ द मोस्ट कंसनट्रेटेड एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। फाइनेंशियल टर्म्स में बताया कि इकोनॉमिक्स का सबसे कंसनट्रेटेड जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिटिक्स है। अब वही बात है कि रिवीजन क्लास है, हम एक क्लास पे बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर सकते, हम थोड़ा सा तेज़ी से आगे चलेंगे। ये ज़्यादा सीधी सी बात है। पॉलिटिक्स इज डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ रूल, हुकूमत करने का, रूल करने का एक बड़ा अजीब सा तरीका जहाँ पीपल एक्ट टुगेदर, मिलके काम करते हैं, थ्रू इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसीजर, मुख्तलिफ इदारों के प्रोसीजर्स के थ्रू, टू रिजॉल्व डिफरेंसेस, ताकि आपस के इख्तलाफात और चीज़ों को ख़त्म कर सकें, टू कंसीलिएट डाइवर्स इंटरेस्ट, अलग अलग इंटरेस्ट को एक जगह रिकनसाइल कर सकें,
एंड वैल्यूज़ एंड टू मेक पब्लिक पॉलिसीज़ इन परसू ऑफ कॉमन पर्पस। कॉमन पर्पस के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो कि पब्लिक के वसीतर मफाद में है। तो पॉलिटिक्स इज़ बेसिकली लोगों के लिए लोगों पे हुकूमत करना, लोगों पे लोगों के लिए हुकूमत करना, ठीक है। वो फिर आप डेमोक्रेसी को देखते हैं कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल, किलिंग द पीपल, हिटिंग द पीपल। तो वो बिजनेस जो है एक्टिविटी पॉलिटिकल पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करता है। पॉलिटिकल सेटअप किसी भी कंट्री पे किस पे डिपेंड करता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, रूलिंग पार्टी की सोच क्या है। रूलिंग पार्टी की अगर सोच है कि हमने सिर्फ करप्शन को पकड़ना है तो वो और तरह से सोचेंगे। रूलिंग पार्टी की सोच ये है कि खाना भी है और लगाना भी है। रूलिंग पार्टी की सोच है कि ना लगाना है ना करप्ट को पकड़ना है, सिर्फ खाए जाना है। तो फिर क्या होगा कि ऑब्वियसली इस सोच के हिसाब से वो चल रहे होंगे। जब आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी वो है जो खाने पे बहुत यकीन रखती है, तो आप अपने बिजनेस डिसीजंस लेते हुए अक्सर जगह उनको कुछ खिलाने पिलाने पहुंच जाएंगे और अपने कॉन्ट्रैक्ट्स आराम से निकलवा लिया करेंगे। और अगर आपको पता लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी वो है जो खाने को पसंद नहीं करती, करप्शन को ना पसंद करती है, तो आप पहुँच के अपने कंपेटिटर को करप्ट साबित कर देंगे, वो उसके पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो के, आपको मौका मिल जाएगा। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी समझनी है, प्री एग्जिस्टिंग लॉज रेगुलेशन क्या है, फिर सोशो रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन लोगों का समाजी और मजहबी अफकार क्या है। पॉलिटिक्स भी एक ख़ास जगह पे आके ब्रेक लगा देती है जब मज़हब से टकराव हो जाता है, जब लोगों के जज्बात से टकराव हो जाता है। अभी पीडीएम की हुकूमत को जो टकराव है वो सोशल टकराव है कि लोग इमरान खान को बहुत पसंद कर रहे हैं। कई दफ़ा हुकूमत को ये प्रॉब्लम होता है कि अचानक से एक इस्लामिक इवेंट होता है और वो उस इस्लामिक इवेंट को बेस बना के अचानक से गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाती है कि इन्होंने तो ऐसा किया, इन्होंने तो वैसा किया, इन्होंने तो जो है वो उसकी मजम्मत की करारदाद नहीं पास की, इन्होंने इस तरह से किया, और बिला वजह वो गवर्नमेंट को चलने से रोक देते हैं। तो ये समझना भी ज़रूरी होगा कि सोशल रिलीजियस कंस्ट्रेंट क्या है। पूरे सफ़े में सबसे काम की बात एंड पे लिखी है। To become a successful business manager, one should take into consideration the political environment for business and then capitalize an opportunity available and mitigate risk. अपने इर्द गिर्द की बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना होगा और फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उनको कैपिटलाइज करना होगा, उस पर काम करना होगा, उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से लेके चलना होगा। डन। कौन से वेज हैं जिससे पॉलिटिकल फैक्टर्स बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कहाँ खर्च कर रही है। भाई मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूँ और मुझे पता लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो एक सेहत कार्ड लाने के बारे में सोच रही है जिसमें लोगों की इंश्योरेंस कराई जाए। तो अगर पूरे पाकिस्तान लेवल पे गवर्नमेंट ने अरबों सैकड़ों अरब रुपया खर्च कर देना है अपने 6 अरब के बजट में से, पता नहीं मेरे आधे तो जुमले ही ख़त्म हो जाते हैं। जिस वक्त सेहत कार्ड आया तो उस वक्त सेहत का बजट था 6 अरब, जिसमें से ये क्लेम किया गया कि पूरे पाकिस्तान को जो है वो फ्री हेल्थ मिलेगी जो सेहत कार्ड पे जाएगा, और देनी भी शुरू कर दी और इंश्योरेंस भी वो कर दिया। प्रॉब्लम कहाँ आना था? जब वो इंश्योरेंस के प्रीमियम या इंश्योरेंस वाली अमाउंट्स गवर्नमेंट ने अपनी जेब से पे करनी थी। अभी तो इंश्योरेंस कंपनी ने खर्चा दे दिया और बाद में इंश्योरेंस कंपनी किससे लेगी? और इंश्योरेंस कंपनी किसकी थी ये एक अलग डिबेट है। तो हुआ क्या? और अल्टीमेटली फिर उससे जब स्टेट लाइफ ने वो इंश्योरेंस लेने की कोशिश की गवर्नमेंट के इदारे ने, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आए। अभी तो वो सारे खर्चे पड़ेंगे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा 6 अरब के बजट में जिसमें हम अभी तक अपने हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं कर पा रहे, तो उसमें ये किस तरह से हो सकता है। तो अगेन आपको ये देखना है कि गवर्नमेंट कहाँ खर्च कर रही है। अब गवर्नमेंट पे कर सकेगी बाद में या नहीं, लेकिन इंश्योरेंस वाला तो खर्च कर देगा। तो जैसे ही सबको पता लगेगा कि गवर्नमेंट इज़ विलिंग के दिल का ऑपरेशन होगा, हम खर्चा करेंगे। हम क्या इंश्योरेंस वाले खर्चा करेंगे? हम इंश्योरेंस वालों को पे कर देंगे। तो फिर हॉस्पिटल लेके आए कई तरह के स्टंट, जी 1 लाख का स्टंट है, 2 लाख का स्टंट है, 3 लाख का स्टंट है, फिर करे हॉस्पिटल वाले, फिर फार्मेसीज़ वगैरह उस तरह से सोचें। तो ये देखना ये होगा कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग किस जोन पे है। गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है तो कंस्ट्रक्शन वालों की मौजें लग जानी है। गवर्नमेंट अगर आईटी के ऊपर खर्च कर रही है तो आईटी वालों को। तो गवर्नमेंट के डिसीजन आपको कैसे इम्पैक्ट करते हैं, आप देखेंगे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की डायरेक्शन क्या है। फिर उनके टैक्सेशन के जो रूल्स हैं, हर गवर्नमेंट का अपना एक टैक्स पॉलिसी है, वो टैक्स पॉलिसी जो है आपके बिजनेस को प्लस माइनस दोनों तरफ इम्पैक्ट कर सकती है, आप उसको देखें। फिर आप ये देखें इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, ये चीज़ों को किस तरह से लेके चल रहे हैं, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या करते हैं, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। मेजॉरिटी बिजनेसेस का बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक होता है मुल्क से बाहर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाले जो मामला आते हैं उनसे।
तो आप देखेंगे कि उनकी इकोनॉमिक जो सोच है वो क्या है और आप उसके मुताबिक चलें। फिर लेबर से रिलेटेड लॉस क्या हैं? भुट्टो ने आते ही कहा कि जी मज़दूर सबसे तगड़ा आदमी है, रोटी कपड़ा और मकान, और उसने फिर लेबर लॉस को इतना सख्त कर दिया कि बिजनेसेस के लिए बहुत मुश्किल हो गया सरवाइव करना। अयूब खान वाले ज़माने में जो है वो खुला खाता चल रहा था, बिज़नेस वॉज द किंग, और बिज़नेस जैसे करता था, बस अयूब खान ने कहा था पाकिस्तान ग्रो करना चाहिए। अयूब खान के एरा में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया की कंबाइंड एक्सपोर्ट से ज़्यादा थी। हम कभी दुनिया को सिखाया करते थे, हम कभी दुनिया को ट्रेन करते थे कि आपने क्या करना है, किस तरह से करना है, दुनिया को उधार दिया करते थे कभी। तो कहने का मतलब है कि दैट वाज द पॉइंट कि उस वक्त के जो पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट थी वहाँ के बिजनेस ने और तरह से चलना है। उसे पता था कि जी अयूब खान ये कहता है कि भाई पाकिस्तान में पैसा आना चाहिए, पाकिस्तान में पैसा गर्दिश करे, दौलत नज़र आनी चाहिए, हमारे रिजर्व्स बढ़ने चाहिए, जैसे मर्जी करो। तो फिर लेबर का इस्तेसाल हो रहा है, उसके ऊपर को बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करता था। लेकिन भुट्टो ने कहा भाई पैसा बनाओ या ना बनाओ, लेबर के साथ जुल्म नहीं करना। और तुम क्यों पैसा बना रहे हो, तुम तो प्राइवेट सेक्टर हो, पैसा तो गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। और उनकी चलती हुई कंपनियों को उठा के प्राइवेटाइज़ कर दिया और नेशनलाइज़ कर दिया। वो लोग बेचारे परेशान हुए, इतने अरसे से मेहनत करके करोड़ों के अरबों के एम्पायर खड़े किए हैं, गवर्नमेंट कब्जा करी जा रही है, तंग आके दूसरे मुल्कों में भागे। आज भी कई मुल्कों के कई बड़े सेठ, बहुत पीछे हिस्ट्री जाके देखें तो वो पाकिस्तानी भागा हुआ बंदा निकलता है, और वहाँ जाके अपना नाम चेंज करके, जग्गा डाकू से जो है नाम चेंज करके जेडी सेठ बन के, जग्गा डाकू जेडी, तो वो वहाँ जाके जो है वो अपने आप को चेंज करके और वो एक बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी कर चुका होता है। वो एंटरप्रेन्योर जो पाकिस्तान को कहाँ लेके जा सकता था। तो पॉलिटिक्स को भी नुकसान होता है जब आप बिजनेसेस पे बड़े लेवल पे अटैक करें। तो ये एक अजीब सी मोहब्बत है इनकी, एक दूसरे को बर्दाश्त भी करना है, साथ भी चलना है, ख्याल भी रखना है, अगेंस्ट भी आना है, ज़्यादा सर पे भी नहीं चढ़ाना और ज़्यादा इग्नोर भी नहीं करना। तो अभी इस सारे को डिस्कस करके मैं फिर सवाल की ऑप्शन दूंगा। लेबर लॉस को आपने देखना है, फिर इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिसीज़ क्या हैं, वो इंटरनेशनली कैसे रिलेशन रख रहे हैं। आप इंडिया को चीज़ें बेची जा रहे हैं, पता लगा गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा इंडिया तो हमारा दुश्मन है, इसके साथ तो हमने डील ही नहीं करना। तो आपको फ़ौरन अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई ये जो लोग आ गए हैं जज्बाती हैं, इस वक्त हमें कुछ और करना होगा। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है जो करंट इकोनॉमिक क्राइसिस है या ओवरऑल इकोनॉमिक क्राइसिस, हमसे सबसे करीब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाला मुल्क इंडिया है, और जिनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी काफ़ी हद तक बेहतर है। वहाँ से ट्रेड होने से पाकिस्तान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ सस्ती हैं जो वहाँ जा सकती हैं, वहाँ की ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ सस्ती हैं, लेकिन चूँकि पॉलिटिकल क्लैश है तो इस वजह से बिजनेसेस एक दूसरे को सामने सामने सपोर्ट नहीं कर पा रहे। इंडिया से दुबई और दुबई से पाकिस्तान माल आता है, एंड सेम वाइस वर्सा होता है, अनलेस कि स्मगलिंग के रूट से जाए। तो आपको ये देखना है कि इंटरनेशनल पॉलिसीज़ क्या हैं इनकी, बॉर्डर की क्या पॉलिसी है, दुश्मनदारियाँ कैसी हैं। तो जैसे लोग होंगे आपको अपने बिजनेस के इसमें वो चेंजेस लेके आनी होगी ताकि आप उनके हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकें। जी यहाँ आप कुछ कहना चाह रहे थे। जब गवर्नमेंट नेशनलाइज करती है तो बदले में कंसिडरेशन देती है, जब गवर्नमेंट नेशनलाइज करती है तो कंसिडरेशन कंसिडरेशन देती है, आपको बिल्कुल देती है, उतनी कंसिडरेशन देती है जितनी आपने डिक्लेयर की होती है। भाई आपने अगर कहा कि इस साल मैं कम टैक्स दे पाऊंगा क्योंकि मैंने सिर्फ 70 लाख कमाया, तो जब आपका वो बिज़नेस ले लेंगे आपसे तो आपको उस तरह से कंपनसेट करेंगे जो आपने बताया था। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब घर का टैक्स वो करवाना होता है, पे करना होता है, तो आप उस घर की एक मिनिमम सी वैल्यू गवर्नमेंट में जमा कराते हैं कि ये इतनी वर्थ का है। ये 4 करोड़ के घर को आप कह देते हैं कि ये तो तकरीबन कोई 36 लाख की प्रॉपर्टी है, और आप दे देते हैं उसके ऊपर टैक्स। फिर जब गवर्नमेंट को अपनी को मोटरवे गुजारनी होती है, जब अपना कोई प्रोजेक्ट गुजारना होता है, जब अपना कोई और काम करना होता है, और वो आपसे मजबूरन आपका घर ले रहे होते हैं, तो आपको पूरी कंपनसेशन देते हैं जो आपने बताई थी कि ज़मीन की वर्थ क्या है। अब आप उस वक्त अगर रोएं कि नहीं ज़मीन की वर्थ 4 करोड़ है, तो कहेंगे मुझे टैक्स देते हुए तुम्हें 36 लाख की लगती थी, तो मैं तो तुम्हें जेन्युइन फेयर पेमेंट कर रहा हूँ ना, जितना तुम मानते हो ज़मीन की कीमत है मैं तुम्हें तुम्हारे मुँह मांगी कीमत दे रहा हूँ। जी असल में मार्केट वैल्यू पे उन्होंने जब टैक्स देना था तो टैक्स आपने देना होता अपनी परचेज वैल्यू पे, ठीक है। एक बंदे ने आज एक चीज़ खरीदी है 4 करोड़ की, आपको लगता है कि वो 4 करोड़ की डिक्लेयर करके उस पर टैक्स देता है? वो 36 लाख की डिक्लेयर करता है। तो गवर्नमेंट ने 2 दिन बाद उससे उसकी ज़मीन ले ली, तो कितना देगी गवर्नमेंट?
36 लाख जितना वो मानता है मेरी ज़मीन है। अगर आपकी ज़मीन की वैल्यू बढ़ी है तो ठीक है, आप अपने असासों के अंदर अपनी डिक्लेरेशन में उसको बढ़ा के दिखाएं। तो अगेन गवर्नमेंट नहीं मानती कि उसने जुल्म किया है। तो जैसा आपने कहा ना नेशनलाइज होता है, तो क्या गवर्नमेंट पैसे देती है? गवर्नमेंट नेशनलाइज करते हुए बिल्कुल अपनी तरफ से फेयर पेमेंट करती है, लेकिन उस बिज़नेस के लिए वो फेयर नहीं होता। जी डीसी रेट्स भी तो होते हैं वो तो गवर्नमेंट। जी, अब डीसी रेट क्या होते हैं? डीसी रेट में वो उस इलाके का एक एस्टिमेटेड रेट होता है, यानी कि अगर मैं एक जगह घर लूँ और मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या वर्थ चल रही है, तो मैं डीसी रेट से अंदाज़ा लगा सकूँ। ये ऐसी है जैसे अगर आपने आम खरीदने हैं और आपने ये देखना है कि आप एक रेडी वाले के पास गए, उसने कहा जी 400 के आम है। अब आप ये देखना चाहते हैं कि आम आइडियली कितने के होने चाहिए, तो आप डीसी रेट देख लें। डीसी रेट है 230, तो आपको समझ आ गया कि 230 से 250 तक जो दे रहा है ठीक है, वो मुनासिब सी बात कर रहा है। तो भाई डीसी रेट एक एस्टीमेट देने के लिए होता है। दिस कैन हैपन कि एक ही इलाके में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है और हर प्रॉपर्टी अलग अलग रेट पे रजिस्टर्ड है। तो लोग क्या करते हैं, डीसी रेट से अंदाज़ा लगाते हैं, वो पता करते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, तो पता लगता है सबने टैक्स बचाया होता है। तो फिर एक शरीफ आदमी को भी उसके इर्द गिर्द वाले समझाते हैं कि भाई जब सब कम पैसे दे रहे हो तो तुम भी कम पैसे दो। तो बड़ा कम होता है ऐसा। मतलब मुझे 2 महीने लोगों के पीछे भागना पड़ा, क्योंकि मैंने एक अजीब सी बात कर दी थी जिस पे लोगों का हंसा ही नहीं रुक रहा था। मैंने एक जगह ली थी, मैं कह रहा था जितने की लिए मैं उस पर टैक्स दूंगा, और वो ना वकील को समझ आए, ना लैंड वाले बंदे को समझ आए, एलटीए के अंदर बैठे हुए बंदों को नहीं समझ आए। कहते पागल हैं आप। मैंने कहा भाई वो उस पर यार मतलब कुछ तो खाया करो, क्या करोगे, हम सबको ख़राब करोगे। तो वो उस चीज़ पे इतने हैरान थे कि जी आप क्यों ये सोच रहे हैं कि आपने पूरा टैक्स देना है। और मुझे उसको, मेरी वाइट मनी थी, मुझे उसको प्रॉपर डिक्लेयर करना था कि भाई मेरे अमाउंट्स में से एक आउटफ्लो हो रही है तो वो आउटफ्लो जेन्युइन हो। तो कहने का मतलब है कि मुझे 2 महीने तक तो बंदों के पीछे भागना पड़ा कि क्या मार्केट में कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो मेरी बात समझ सके कि मुझे असल वाला टैक्स देना है। और वो असल वाला टैक्स जो है तो वो बड़ी मुश्किल से एक साहब को समझ आई, और उन्होंने पता नहीं किस किस तरीके से किस किस को कैसे समझा के मेरा काम प्रोसेस करवाया। वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी तो होती है, तो वो रिकंसाइल कैसे हो जाता है वो? रिकंसाइल तो बड़े आराम से होता है, उसमें अदर की ऑप्शन भी होती है। जी क्लियर। अब इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड गवर्नमेंट, हमारी हेडिंग गायब हो गई, लेकिन हमें कोई दुख नहीं है, हमारा मेन माल नीचे है। गवर्नमेंट और बिजनेसेस आपस में इंटरेक्ट, बिजनेस को गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करना चाहिए या इग्नोर कर दे। एक पॉलिसी ये है कि आप इग्नोर कर दें, आप कहें जो गवर्नमेंट में हो रहा है ठीक है, मैं अपना काम करता रहूं। जो छोटा बिजनेस है वो इग्नोर कर दे और बस डरता रहे कि गवर्नमेंट करके आ रही है, अपने आप को सिर्फ डिफेंड करता रहे। एक दरमियाना बिजनेस थोड़ा सा डिफेंड करे और थोड़ा सा लॉबिंग करे, और जो बड़ा बिजनेस है वो तो गवर्नमेंट के ही कदमों में जाके बैठ जाए। उनसे कहे कि बोला ये पॉलिसी अब आपने ही निकालनी है, मैं फ़लाना तारीख को गाड़ियाँ इंपोर्ट करने लगा हूँ 5000, आपने एक दिन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देना है, आपके फ़लाना सेक्शन के फ़लाना लिखा हुआ है कि अगर कमिश्नर चाहे तो कभी कभार किसी रूल में रिलैक्स कर सकता है। आपने एक दिन के लिए नोटिफिकेशन जारी करना है कि इस आज के दिन के लिए गाड़ियों की इंपोर्ट पे हम टैक्स माफ़ कर रहे हैं। तो फिर कमिश्नर कहेगा या गवर्नमेंट कहेगी कि भाई हम ऐसा क्यों करेंगे। वो कहेंगे भाई उनमें से 5 गाड़ियाँ आपको दे देंगे। वो कहेंगे उन 5 गाड़ियों से हमारा क्या बनेगा, तो हम उन्हें बताएंगे कि ये गाड़ी ऐसी है जो पाकिस्तान में 4.5 करोड़ की ये गाड़ी बिक सकती है, मैं इस तरह की 5000 गाड़ियाँ मंगवा रहा हूँ। तो मिनिस्टर को भी बात समझ आ जाएगी, गवर्नमेंट के बंदों को भी बात समझ आ जाएगी। तो आप 5-6 गाड़ियाँ उन्हें देंगे, वो जो आपने 5000 गाड़ियों पे 15000 गाड़ियों के बराबर टैक्स देना था इन्फ्लेटेड रेट पे। तो जो बहुत बड़ा बिजनेस है वो तो फिर कोई काम सीधा सोचता ही नहीं ना, वो पहले गवर्नमेंट के पास जाके कहते हैं इसको टेढ़े तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो वो कहते हैं अजीब सी बात कर दी है, तो कहता है अच्छा फिर मिल के करते हैं। मैंने कहा हाँ अब अच्छी सी बात की आपने। फिर वो कोई सर्कुलर निकालेंगे, कोई नोटिफिकेशन निकालेंगे, कोई सिस्टम निकालेंगे, कोई रिश्तेदार का नाम लगा के, कोई रिलेटेड पार्टी करके, कोई इस बंदे के थ्रू, उस बंदे के थ्रू। और बिजनेसेस छोटी छोटी बात पे सीएम लेवल तक के बंदे को इन्वॉल्व कर लेते हैं, इतनी पहुंच होती है इनकी। पंजाब में पीछे तो मशहूर हो गया था कि कोई बड़ी ट्रांजैक्शन एक ख़ास अमाउंट से ऊपर अप्रूव ही नहीं हो सकती जब तक बुजदार भाई उसको ओके ना करते हैं। अनफॉर्चुनेटली दुख इस बात का होता था कि जो करप्शन को रोकने आया है, जिसको हम फेवरेट मानते हैं, उसी का अपना बंदा जो है वो चीज़ों को सही नहीं लेके चल रहा और वो उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा। तो खैर अगेन मतलब
ये बातें जब आप इंडस्ट्री में मार्केट में आएंगे फिर आपको पता लगेगा कि हो क्या रहा था। अभी तो आप सिर्फ फेसबुक को देख देख के ज़रा साथ साथ वो शेयर वगैरह करते रहे। तो बिज़नेस ने किस तरह से इन्फ्लुएंस करना है गवर्नमेंट को, कई तरीके हैं। हम कहते हैं प्रेशर ग्रुप और लॉबिंग, ये दो मेन काम है जिससे जो है गवर्नमेंट को आप जो है वो थोड़ा सा प्रेशराइज कर सकते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को लेके चल सकते हैं। इनके ऊपर हम एक एक करके बात करेंगे। हम कहते हैं कि फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रेटजी है, बिजनेसेस जो है अपनी इकोनॉमिक लेवरेज को इस्तेमाल करके पब्लिक पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इनके पास रुपया पैसा ज़्यादा होता है तो ये जो पब्लिक पॉलिसी मेकर्स है उनको ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। किताब ने इंतहाई साफ़ सुथरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये अपने पैसे से उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये बेचारे बड़ा कुछ लिखना चाह रहे थे लेकिन ज़ाहिर है एक प्रोफेशनल किताब है जी। दे कैन यूज़ इकोनॉमिक पावर टू थ्रेटन टू लीव अ सिटी, स्टेट और कंट्री। वो यहाँ तक भी बात कर सकते हैं, उनके पास इकोनॉमिक लेवरेज है। वो कहता है हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, चाहे तो वो पैसों से इन्फ्लुएंस करें उनको, चाहे तो ये कहते हैं कि ठीक है जी अगर हमारे मुतालबात नहीं माने तो हम अपना प्रोडक्शन यूनिट बंद कर देंगे। फिर फेसबुक पे खबर आएगी कि इतनी अहम कंपनी का प्रोडक्शन यूनिट पाकिस्तान में बंद हो गया तो सारे गवर्नमेंट पे को बुरा भला कहेंगे। तो समटाइम गवर्नमेंट जो है वो अपनी साख बचाने के लिए भी उनकी कोई उल्टी सीधी बातें मानना शुरू कर देती है। तो एक तरीका ये है कि आप अपनी फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं। देन और तरीके क्या हैं, आप स्टेक होल्डर्स कोलेशन की तरफ आते हैं, आप लोगों को साथ मिलाते हैं। आपको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, आप कहते हैं अच्छा चलो 3-4 तगड़े सप्लायर्स को भी मिला लिया, कुछ 2-3 मोटे कस्टमर्स को भी साथ मिला लिया, कुछ और फील्ड के और बंदों को मिला लिया, तगड़े हो गए, मिल गए और मिल के आपस में बैठ के बात की कि भाई ये क्या हो रहा है, इसमें तो हम सब रुल जाएंगे। ये जो गाड़ियों का ये वाला रूल आ रहा है, भाई सप्लायर तुम भी उड़ जाओगे, मैं मैन्युफैक्चरर भी उड़ जाऊंगा, हाँ भाई शोरूम वाले तुम भी उड़ जाओगे। अब किसी का कोई चचा मिनिस्टर होगा, किसी का कोई और ताल्लुक होगा, तो कहीं ना कहीं जब इतने सारे लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और मिलजुल के काम करेंगे तो इस कोलेशन से भी आप गवर्नमेंट को किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। एक तरीका ये है कि आप एडवोकेसी एडवर्टाइजमेंट की तरफ आते हैं। आप क्या करते हैं, आप मुख्तलिफ तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो है ना अजीब अजीब सी बातें शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला देते हैं। गरीब किसान का इस्तेसाल नहीं होने देंगे, गवर्नमेंट ने ये जो एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाया है इसको ख़त्म किया जाए। वो गरीब किसान को तो पता ही नहीं होगा टैक्स क्या है और वो बेचारा कमाता ही कितना सा होगा, लेकिन जो कई 100 अरब कमा रहा होगा उन फसलों से, उन खेतों से, उन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, उसको टैक्स पड़ रहा होगा। तो बजाय इसके कि वो ये कहे कि ये टैक्स नहीं होना चाहिए, वो एक इमोशनल ड्राइव चालू कर देगा। आप जैसे कुछ लोगों के पास कुछ पोस्टें आएंगी जिस पे लिखा होगा कि अगर आप में ज़रा सा भी ईमान बाकी है तो इसको शेयर करें, उन किसानों को मरने से बचाएं। आप फ़ौरन से मुल्क की कौमी फरीज़ा समझ के ये बग़ैर सोचे कि किसान इतनी खूबसूरत पोस्ट कैसे बना सकता है, ठीक है, आप वो इतनी खूबसूरत फूल बूटे लगी हुई प्रॉपर ग्राफिक्स के साथ अच्छी कोरल ड्रॉ पे डेवलप हुई हुई तस्वीर आप उठा के आगे फॉरवर्ड कर देंगे जी। ऐसी पोस्ट को रिपोर्ट कर देते हैं। ऐसे बड़े कम लोग होते हैं लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपके सामने अजीबोगरीब इस तरह की कोई पोस्ट आती है तो कहने का मतलब है बिज़नेस का एक दूसरा तरीका ये है कि इनडायरेक्ट तरीके से आता है, एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देता है, एडवोकेसी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देता है, उस पॉलिसी के अगेंस्ट लोगों का माइंड बनाना शुरू कर देता है। गवर्नमेंट ने अचानक से कह दिया कि जी अब आप प्लास्टिक के शॉपर नहीं देंगे, अब आप कपड़े के शॉपर देंगे। अब कपड़े के शॉपर दें तो वो महंगे होते हैं, लोग ख़रीदेंगे नहीं और लोग ऑफेंड होते हैं और जनाब बार बार सुपर स्टोर के मालकान उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। तो आप अचानक से कंपेन शुरू कर दें कि जी गवर्नमेंट का ये फ़ैसला बड़ा सही नहीं है, इसमें ये मसला है वो मसला है, और चंद मजबूर लोग दिखा दें, कोई इंटरव्यू में किसी बंदे को रोते हुए दिखा दें कि जी मेरी दुकान में लोग आते थे और वो मेरा सालन जो है वो पूरे लाहौर में बड़ा मशहूर था, अब जो कस्टमर आते हैं वो कहते हैं सालन दो, अब मैं इस कागज़ के शॉपर में उनको सालन कैसे दूँ। वाकई वो जी पाए वाला है जी, वो पाए नहीं दे पा रहा किसी को क्योंकि उस कागज़ के थैले में पाए डालें तो वो लीक कर जाएंगे। अब ये एक ऐसा आलमी मसला बन जाएगा कि उसके ऊपर जो है जो पाए खाने वाले शौकीन सियासतदान हैं वो कहेंगे यार ये तो वाकई हमने सोचा ही नहीं, तो फिर रूल पास कर देंगे इस लेवल से ऊपर के दुकानदार को कागज़ का कपड़ा वो कागज़ का शॉपर देना है और उससे नीचे वाला प्लास्टिक का, हो गया उनका काम। वो कागज़ों में डिक्लेयर कर देंगे हम तो उससे नीचे वाला बिजनेस है। तो एक सिस्टम ये है। एक ये है कि ट्रेड एसोसिएशंस का आप सहारा लेते हैं, मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स बने हुए होते हैं, फलाना हर प्रोफेशन में कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के होते हैं। जैसे हमने कहा फेडरेशन पाकिस्तानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स का चैम्बर, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, इस तरह के बहुत सारे इदारे बने हुए होते हैं जो मुख्तलिफ जो ट्रेड के इदारे हैं, मुख्तलिफ बिजनेसेस उनकी यूनियंस होती हैं। आप वहाँ जाके बात करते हैं जी आपके होने का क्या फ़ायदा जब ताजरों के साथ इतना इस्तेसाल हो रहा है। ये देखें जी गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स लेके आई है जिसमें हर दुकानदार को फ़िक्स टैक्स देना है चाहे उसकी जितनी मर्ज़ी इनकम हो,
और वो टैक्स देना है उसने अपने बिजली के बिल के ऊपर। तो ये कितनी गलत बात है, जुल्म है। तो क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगे, जुड़ेंगे, एसोसिएशन, फिर पूरी एसोसिएशन आगे जब बात करेगी गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट समझेगी कि पूरे पाकिस्तान के 40,000 ताजिरों की एक आवाज़ मेरे तक आई है। तो आप सम टाइम इस तरह से ट्रेड एसोसिएशंस वगैरह उनके साथ मिला के भी चीज़ें चलते हैं। आजकल के बड़े बिजनेसेस के लिए हम कहते हैं कि यू शुड हैव अ पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट। बिजनेसेस का एक पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट होना चाहिए, एंड सेम गवर्नमेंट का एक ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो बिजनेसेस वगैरह से रब्ते करता हो। तो एक बड़ा बिज़नेस है, उसमें कहीं ना कहीं कोई भी उस बिज़नेस के ख़िलाफ़ इंटरनेट पे कोई वो चल पड़ा, कोई टिकर चल पड़ा, इंटरनेट पे कोई चीज़ वायरल हो गई, तो फ़ौरन से उनका एक नुमाइंदा आके एक पब्लिक स्टेटमेंट दे कि नहीं भाई ये चीज़ इस तरह से है। एक पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट एक ऐसा बंदा हो जो हर वक्त जो है मुख्तलिफ पॉलिटिशियन से मिलता रहता हो, उनको गिफ्ट्स वगैरह देता रहता हो, उनके साथ खाने शाने खाता रहता हो, अच्छे ताल्लुक बना के रखता हो। तो ये एक बंदा भी हो सकता है और एक पूरा डिपार्टमेंट भी हो सकता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिकल एक्टिविटी को मैनेज करना पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट के अंडर आता है। पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट का जो रोल है वो फर्म के इंटरेक्शन विद गवर्नमेंट और उन सबको मैनेज करना है। पब्लिक अफेयर क्रिएट करना भी एक ग्लोबल ट्रेंड बन गया। अब हर कंपनी के पास एक पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट है जिनके लोगों का सिर्फ और सिर्फ काम ये है कि वो गवर्नमेंट से कनेक्ट करते हैं या जनरल जनता के सामने आके अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स वगैरह दे रहे होते हैं। Typical public affair executives spend most of the time direct lobbying with politician, hosting visits by politician to company location और attending fundraising activities। तो इनका ज़्यादातर टाइम जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में गुजरता है कि जगह जगह जाते हैं, अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं, लोगों से ताल्लुक़ जोड़ते हैं और अक्सर पॉलिटिशियंस को बताते रहते हैं कि हमारे साथ जुड़े रहने में आपको कितना फ़ायदा है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन एक आध हाथ खड़ा हुआ था। बिज़नेस ने एथिकल तरीके से भी ये करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको गवर्नमेंट से इसलिए मिलना हो, इसलिए इन्फ्लुएंस करना हो कि आप वाकई आपका इस्तेहसाल हो रहा हो। तो चैप्टर 9 को हमने जहन में रखना है, लेकिन जब बिज़नेस ओवरऑल की बात करता है ना तो अनफॉर्चुनेटली ये यूटिलिटेरियनिज्म पे काम करता है। बिज़नेस हमेशा ये कहता है कि बस फ़ायदा ज़्यादा होना चाहिए। बहुत सारे बिजनेसेस हैं वो टैक्स नहीं देते, उनसे पूछा आप टैक्स क्यों नहीं देते, कहते हैं टैक्स गवर्नमेंट तक तो पहुंचना नहीं है, बीच में 5-10 लोगों ने खा जाना है। तो हम वो टैक्स बचा के ये वाली एक्टिविटी करते हैं जिससे हम अपने 2,500 एम्प्लॉइज़ के ये बच्चों को इस तरह से फ्री पढ़ा देते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही कर रहे हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत कर रहे हैं। क्लियर? सर अगर हम 1 मिनट परचेज करते हैं तो उसकी हम कॉस्ट पे करते हैं, लेकिन हम ज़्यादा मिनट परचेज करते हैं तो हमें वो डिस्काउंट मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सर इसी तरह से जो बड़े बिजनेसेस हैं अगर वो कुछ बड़ी ट्रेड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी अलग से पॉलिसीज बनाए जो है कंपनसेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे उन्होंने कहा कि आप एक यूनिट खरीदें तो आपको कम डिस्काउंट मिलता है और ज़्यादा यूनिट खरीदें तो ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो बिज़नेस तो बहुत सारे यूनिट खरीद रही है। फॉर एग्जांपल एक बिज़नेस आएगा और पाकिस्तान में होने वाली फलाना कैटेगरी की इंपोर्ट्स का 70% अकेला बिज़नेस कर रहा होगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए काम करे। गवर्नमेंट इनके लिए सोचे या ना सोचे ये गवर्नमेंट को आगे ज़रूर बता देते हैं कि हमारे लिए सोचो। फिर कैटेगरीज होती हैं, इतने से ऊपर सीसी वाली गाड़ी का ये रूल है और इतने से नीचे सीसी वाली गाड़ी का ये रूल है। इस वाले सेटअप पे ये लगेगा, इस वाले सेटअप पे ये लगेगा। फिर टैक्स में बिला वजह आप अचानक से बैठ के पढ़ रहे होते हैं कि अगर 1 जुलाई फलाने वाले ईयर से लेके अगले 5 साल में किसी ने इस तरह का यूनिट इस तरह की जगह पे इस तरीके से लगाया होगा तो 5 साल तक टैक्स नहीं। एंड पे पता लगता है वो किसी एक एक बिजनेसमैन का ख़ास यूनिट होता है। उस डेफिनेशन पे सिर्फ पूरे पाकिस्तान में एक बिज़नेस पूरा उतर रहा होता है, क्योंकि उस वक्त वो बिज़नेस जो है उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टी को समझा गया, उन्होंने वो एग्जाम्पशन उठा के कानून में डाल दी। अनफॉर्चुनेटली दुनिया की एक बड़ी गंदी हकीकत है, माइट इज़ राइट। जो ताकत में होता है वो ज़्यादातर सही होता है या सही लगता है। जिसके पास पैसा होता है, अब वही बात है कि जब जहांगीर तरीन के पास पैसा और वो पूरी पॉलिटिकल पार्टी चला सकता था तो फिर उस पॉलिटिकल पार्टी ने उसको हीरो के तौर पे साबित किया हुआ था। आप सब पूछते थे उसे आप कितना प्यार करते थे जहांगीर तरीन को, जब तक कि उसका झगड़ा नहीं हुआ। जब उसने पैसे देने बंद कर दिए झगड़ा हो गया। कहने का मतलब है मैं किसी सियासी पार्टी पे बात नहीं कर रहा। अगर जहांगीर तरीन एक इन्वेस्टर है तो उसके जो मर्जी मसलों मसाइल हैं दुनिया या कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप उसको इज़्ज़त की नज़र से देखेगा। मलिक रियाज के साथ कभी कोई बुरा नहीं करेगा। सबको पता है कि ये जो है ना वो हल्के से हल्का भी हमें बहुत सारा फ़ायदा दे देगा। तो दीज आर द थिंग्स। यस मियां मंशा, मतलब चंद बड़े बड़े लेवल के जो टाइकून्स हैं। तो फिर क्या होता है, एक ख़ास टाइम
इतना ऊपर चला जाता है कि फिर पॉलिटिक्स को वो कर रहा होता है। तो हम बात करें हर बिजनेस की, छोटा बिजनेस क्या करे, एहतियात करे, दरमियाना बिजनेस थोड़ी सी एहतियात करे, थोड़ा सा बड़ों को फॉलो करे, थोड़ी सी लॉबिंग कर दे, थोड़ा सा इंटरनेट वगैरह पे जो है वो इस तरह की कंपेनें कर ले, और जो बड़ा बिजनेस है वो गवर्नमेंट को पकड़े और गवर्नमेंट को कहे कि ये काम ऐसे करना है। लेकिन इसका एक नुकसान होता है, आप गवर्नमेंट को मतलब किसी एक पार्टी को पकड़ते हैं, आप उसके अलाय कहलाते हैं, फिर जब आपका दुश्मन आता है हुकूमत में तो वो आपको फिर छोड़ता नहीं। तो अच्छे सियासतदान या अच्छे बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का साथ देते हैं, और जब उन्हें नज़र आता है कि अब इसका जवाल आने वाला है और किसी और को आप फेवर मिलने वाली है, वो उससे नाराज़ हो जाते हैं और दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। तो यस, मतलब ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वॉज अ गुड मूव, जो उन्हें समझ आ गया कि ठीक है, जितना पीटीआई के ऊपर जो है वो रूज था वो देख लिया हमने, अब आगे चलते हैं। तो खैर, तो पीटीआई ने कौन सा छोड़ दिया, सारी इलेक्शन कैंपेन उसी ने की थी। लाहौर में एक दिन में 10-10 हज़ार झंडे लग जाते थे, इतने ऊंचे ऊंचे, हम एक चंद बैनर लगाने लगे तो हमें लग समझ जाती है, इतना खर्चा हो जाता है। तो पूरा लाहौर रंगारंग हो जाए और इतने 100 दिनों तक रंगारंग होता रहो, इतनी सारी कंपेनें, इतना सारा कुछ, इतनी सारी लैंड क्रूज़र्स, इतनी सारी प्राडोज, इतने सारे पेट्रोल फूकते हुए, इतने बड़े बड़े किरायों के साथ पूरे पाकिस्तान में चलती फिर रही हूँ, तो उस पर कुछ भी नहीं लग रहा। दो चीज़ें लग रही हैं, या बिजनेसमैन का पैसा या फ़ॉरेन फंडिंग। फ़ॉरेन फंडिंग अगर सही हो तो कोई दुख नहीं है, लेकिन अगर वो उन मुल्कों से या उन जगहों से आ रही है जो दुश्मन है पाकिस्तान के, तो वो फिर ख़तरनाक बात है। तो खैर, इससे पहले कि आपको लगे कि मैं कोई पॉलिटिकल डिबेट कर रहा हूँ, आखिरी बात पॉलिटिकल्स के चैप्टर की, किताब में आउट ऑफ नो वेयर अचानक से एक डिस्कशन शुरू हो जाती है स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल जो पार्टीज़ है या पॉलिटिकल जो स्कूल ऑफ थॉट है। होता क्या है कि जो पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट है ना, ये हर तरह से अलग अलग होता है। कुछ लोग बहुत डेमोक्रेसी पे बिलीव रखते हैं, कुछ लोग बहुत सख्ती पे बिलीव रखते हैं, कुछ गवर्नमेंट की पावर पे बिलीव रखते हैं, कुछ किसी और तरह से बिलीव रखते हैं। कुछ चाहते हैं कि इंसानों को आज़ादी मिले, कुछ कहते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट उन्हें बताए कि आप क्या करेंगे किस तरह से। कुछ चाहते हैं इंसान खुद कमाए खुद खाए, कुछ कहते हैं हम खिलाएंगे इंसान को। ऐसी गवर्नमेंट भी हैं जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन कितना खाएगा, कौन किस लेवल की ज़िंदगी गुजारेगा। और ऐसी स्कूल ऑफ थॉट भी हैं कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ये बंदा पायलट बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये चोर बनेगा, ये पुलिस वाला बनेगा। गवर्नमेंट डिफाइन करती है इस हद तक। तो ये जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज दुनिया में बहुत सारी हैं, आपने इतनी दफ़ा सुना होगा कंजर्विज़म और जो है वो फैशिज़म और कम्युनिज़म और फलाना फलाना, आप इस तरह से नाम सुनते रहते हैं। तो बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं, या तो किताब सारी अप्रोचेज़ बताती, वो नहीं बताई, बीच बीच में से उठा के 5 अप्रोचेज़ हमें बता दें। और मज़े की बात है, वो अप्रोच देखने के बाद साफ लगता है कि ये रट्टे वाला सवाल है, यानी बस आपने देखना है, उनके फीचर्स को देखना, रट्टा मारना शुरू कर देना है। मैं एक छोटी सी काविश करूँगा आपको मैप समझाने की कि बेसिकली वो स्पेक्ट्रम क्या है जो किताब में नहीं दिया हुआ। ठीक है, एक डायग्राम से थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि क्या है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे उस डायग्राम पे वो सारे बिजनेसेस किस जगह हैं। फिर जो किताब का लिखा हुआ रट्टा है वो आपको तेज़ी से एक दफ़ा गुजार दूंगा ताकि आपके जहन में एक इमेज आ जाए। तो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो है वो कुछ इस तरह से है कि एक हम यूँ समझें ग्राफ सा बनाएं। इस ग्राफ में अब यहाँ पे हमने फोकस तकरीबन स्क्रीन पे करना है, मुझे भी भूल जाए। एक ग्राफ जिसमें हम कहते हैं कि ये सेंटर है दरमियान में, सेंटर दरमियान में होता है, मैंने कितनी कमाल बात बताई है, सेंटर दरमियान में, ऊपर की तरफ है हाई गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन इकॉनमी, नीचे की तरफ है लो गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन इकॉनमी। लेफ्ट साइड की तरफ इक्वालिटी है, इक्वालिटी सब बराबर है, और राइट साइड की तरफ इंडिविजुअल फ्रीडम है, हर बंदे की अपनी मर्जी है वो क्या करना चाहता है। उधर आप कह रहे हैं कि सब बराबर है, हम बताएंगे कि क्या करना है उन्होंने। इधर आप कहते हैं नहीं जी हर बंदे की आज़ादी, तो इसका मतलब है आज़ादी राइट साइड पे ज़्यादा है और गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदियाँ लेफ़्ट पे ज़्यादा है। फाइनेंशियल या इकोनॉमिक मामलों में गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ऊपर की तरफ ज़्यादा है और नीचे की तरफ कम है। तो अगर यहाँ एक चीज़ होगी तो मैं समझ जाऊँगा कि वो थोड़ी सी फ्रीडम वाली साइड पे और गवर्नमेंट का इकॉनमी। तो 2 वेरिएबल हो गए, इंसान की अपनी चाहत है या वो आज़ाद, मतलब अपनी चाहत है या वो गवर्नमेंट का बाउंड है। गवर्नमेंट का बाउंड इस तरफ, यानी वो सबको बराबर काउंट कर रहे हैं, और वहाँ नहीं जी कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। जैसे भाई मुशर्रफ ने कहा सब बराबर है, सबको रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए। अयूब खान ने कहा नहीं, जो ज़्यादा कमा रहा है वो ज़्यादा एंजॉय करे।
तो वो उसने उस तरफ की सोच सोची, भुट्टो ने इस तरफ की सोच सोची। तो अलग अलग आइडियोलॉजीज़ होती हैं। तो लेफ़्ट का मतलब है कि आप जो है वो इक्वलिटी की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सब लोगों को एक जैसे खुराक मिलनी चाहिए, सब लोगों की एक जैसी इनकम होनी चाहिए, सब लोगों को मकान मिलना चाहिए, सब लोगों को रोटी कपड़ा मिलना चाहिए। और उधर आप कह रहे हैं नहीं भाई, इंडिविजुअल फ्रीडम है, जो ज़्यादा कमा रहा है वो जैसे मर्जी जिए। तो उधर इंसानों में आज़ादी ज़्यादा है, इधर इंसानों पे आज़ादी कम है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ज़्यादा है। ऊपर इकोनॉमिक एक्टिविटी गवर्नमेंट के ज़्यादा कंट्रोल में और नीचे इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो जो यहाँ होगा उसमें गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एक्टिविटी पे कंट्रोल कम होगा लेकिन इंसानों पे ज़्यादा होगा। जो इधर होगा उसमें गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एक्टिविटी पे भी कंट्रोल होगा, इंसानों पे भी कंट्रोल होगा। तो अब हमारे सिलेबस के जो 5 पॉइंट्स हैं वो तकरीबन आइडियली डॉट वाइज इस जगह पे आते हैं। कम्युनिज्म, तो कम्युनिज्म का जब जिक्र आया तो समझ जाएं कि इकोनॉमी का सबसे बड़ा कंट्रोल किसके पास है, गवर्नमेंट के पास, और लोगों को वो बराबर काउंट करती है। वो इंसानों को ऑप्शन नहीं देती कि आप अपनी मर्ज़ी से जियो, वो कहते हैं कि हम बताएंगे कि आपको क्या क्या हकूक़ मिलने चाहिए। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट का कंट्रोल कम और आहिस्ता आहिस्ता इक्वालिटी से आप थोड़ा सा अच्छाई की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा डेमोक्रेसी नज़र आएगी। है डेमोक्रेसी लेकिन अभी सोशलिज्म है, अभी इनका आपके ऊपर इख्तियार है। सेंटर में आएंगे तो आप एक मॉडरेट डेमोक्रेसी में होंगे, दरमियानी डेमोक्रेसी, जहाँ कुछ गवर्नमेंट कुछ आप मिलके चल रहा होगा। फिर इधर आप आएँ तो डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म है, डेमोक्रेसी लेकिन कैपिटलिज्म ज़्यादा है, गवर्नमेंट का कंट्रोल इकॉनमी पे कम है और फ्री मार्केट है, मार्केट इज़ प्लेइंग। गवर्नमेंट जो है वो बेचारी साइड पे बैठ के तमाशा देख रही है, जैसे पाकिस्तान में गवर्नमेंट तकरीबन साइड पे बैठ के तमाशा देख रही है कि हो क्या रहा है मुल्क में। फैसिस्ट कैपिटलिज्म, जिसमें फ्रीडम तो लोगों को बहुत मिल गई लेकिन गवर्नमेंट दोबारा से थोड़ा सा सख्ती पे आ गई। उन्होंने कहा भाई तुम लोग जो मर्ज़ी करना है करो, लेकिन पैसे शैसे के सारे मामलात, गवर्नमेंट के मामलात, फाइनेंशियल मामलात, बजट के मामलात हमें नहीं, हम चलाएंगे। तो ये 5 स्कूल ऑफ थॉट हैं। जस्ट बीइंग अ टीचर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मत परेशान हो ना, ये डायग्राम सिलेबस में है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि जब आप वो अलग अलग पढ़ते जाते हैं तो समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है। क्रैम ही करना पड़ता है उनको क्योंकि उनकी कोई लॉजिकल सेंस समझ नहीं आ रही होती। अब तेज़ी से इन सबको पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिज्म एक्सट्रीम है, वो क्या कहते हैं, तमाम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी इन हैंड ऑफ स्टेट। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, किसी बंदे को ज़मीन खरीदने की इजाज़त नहीं, लीज पे लेना चाहे तो ले ले। स्टेट अर्निंग जो है ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ पीपल, स्टेट डिफाइन करे कि लोगों की क्या नीड है और स्टेट अपनी अर्निंग्स को खुद लोगों में डिवाइड करे। हमें इसलिए नहीं समझ आता कि हमारे मुल्क में गवर्नमेंट बेचारी बड़ी कमज़ोर है, वरना दुनिया में क्या होता है कि गवर्नमेंट ट्रेन्स अपनी चला रही होती है, बसें अपनी चला रही होती है, बिजनेस आधे से ज़्यादा अपने चला रहे होते हैं, कंपनी अपनी चला रही होती है, सारा पैसा खुद ही फ्लो करते हैं, खुद ही कमाते हैं और खुद ही उसके ऊपर से लोगों को जो है सहूलियात देते हैं। जी जी, तो फिर ये वही दरमियान में पहुंच जाएगा। कहने का मतलब ये है कि स्पेक्ट्रम के ऊपर जो है वो अलग अलग जगह प्लेस हो सकता है। ये सिर्फ 5 नाम नहीं है, आप सर्च करें, दुनिया में बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं, कोई यहाँ पे प्लेस हो रही है, कोई यहाँ प्लेस हो रही है, कोई यहाँ प्लेस हो रही है, कुछ 2 को जोड़ के बनती है। हमारी किताब ने जो हमें 5 बताए हैं उसको हमने अपनी तरफ से आइडियली प्लेस किया है कि यहाँ यहाँ ये अच्छे फिट बैठते हैं। यस, ख़ास तौर पे मतलब अगेन जहाँ जहाँ उनका कंट्रोल है, रशिया के साथ टुकड़े बहुत ज़्यादा हुए इसलिए आहिस्ता वहाँ बगावत आती गई, लेकिन बहरहाल स्टिल वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिर भी प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह की इजाज़त है। हाँ, अब अगेन वही वाली बात है कि जो परफेक्ट, इनमें से कोई भी परफेक्ट सिस्टम तो कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन स्टेट इस हद तक चीज़ों में वो करती है। फॉर एग्जांपल चाइना में गवर्नमेंट ये कहती है कि आपका 1 से ज़्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए, और अगर किसी का 1 से ज़्यादा बच्चा है तो उस पर इतने ह्यूज टैक्स लग जाएंगे कि वो बेचारा जो है वो ज़िंदगी भर के लिए गरीब हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया, अब वही बात है कि बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इस वक्त थोड़ा सा वक्त कम और मुकाबला थोड़ा सा सख्त है। तो मैं भाईजान, मैं यकीन करें यहाँ नीचे साथ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो असल में हम भी तो एक जिस आइडियोलॉजी की, भुट्टो कौन सा रह गया है, अयूब खान कौन सा है, मैं उसकी भी तो एग्जांपल दे ही रहा हूँ। हम आइडियोलॉजी समझने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे एक और टेबल होगा, उसके अंदर कुछ इंसानों का और नाम भी लिखा होगा, आप उनको भी सर्च कर सकते हैं। जल्दी से बात करते हैं। अब सवाल जवाब का मार्जिन नहीं है, रट्टे वाला टॉपिक था, मैंने खामखा आपको लॉजिक देने की कोशिश की है, लेकिन शायद अगर आपके जहन में बैठ जाए, नहीं भी बैठे रटा तो आप मार लेते हैं। नो इंडिविजुअल फ्रीडम,
इगलिटेरियनिज्म, सब बराबर हैं, क्लासलेस सोसाइटी, सब के सब इक्वल हैं, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। तुम भी 2 किलो आटा खाओगे, तुम भी 2 किलो आटा खाओगे, तुम भी ऐसा करोगे, तुम भी ऐसा करोगे, हम बताएंगे तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे। अब वो गवर्नमेंट सबको बराबर काउंट करती है, ठीक है। एक अमीर आदमी ने आके कहा जी मुझे बहुत जल्दी है, मैंने जल्दी से अपना पासपोर्ट बनवाना है और मैं 25,000 एक्स्ट्रा दे सकता हूँ उसके लिए, वो कहेंगे नहीं, लाइन में लगो 25वें नंबर पे। उन 24 बंदों ने तुम्हें अगर कह दिया तो ठीक है, लेकिन हम तुम्हारे साथ कोई वो नहीं करेंगे, हमारी नज़र में तुम बराबर हो। तो वो इंडिविजुअल को वो जो अपने पैसों की पावर और वो सारा था वो ख़त्म हो जाएगा, सब इंसान बराबर हो जाएंगे। कंप्रीहेंसिव पॉलिटिकल सिस्टम जिसका अपना इकोनॉमिक सिस्टम है, ये खुद ही पैसा बनाते हैं, खुद ही पैसे को चलाते हैं, तो ये इंसानों पे डिपेंडेंट ही नहीं होते, ये बिज़नेस से वही नहीं होते, बाइस्ड ही नहीं होते, बिज़नेस इन्हें ब्लैकमेल कर ही नहीं सकता, सब कुछ तो वही कमा रहे होते हैं, सब वही चला रहे होते हैं। यूके में काफ़ी हद तक ये चीज़ें नज़र आती हैं। इंडिविजुअल रिलीजन को थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, हल्का फुल्का सा। कम्युनिस्ट चेंज चाहते हैं, चाहे वायलेंस के थ्रू ही क्यों ना हो। अगर उनको चेंज लेके आनी है और लोग तंग कर रहे हैं तो उन्हें गोली मार देंगे, सिंपल। कितना आसान सा हुकूमत का वो है भाई। अगर ये इमरान खान इस तरह से शोर मचा रहा होता है ऐसी किसी जगह पे, तो उन्होंने 22 साल गोली मार देनी थी। 22 साल अपने तरीके से जीते, क्यों बर्दाश्त करें एक बंदे के शोर का। पाकिस्तान में फ्रीडम है, पाकिस्तान में आप जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, आप शोर मचा सकते हैं, और यहाँ गवर्नमेंट उतनी पावरफुल नहीं होती। तो हर जगह का अपना अपना मामला है। सोवियत यूनियन जो है इसकी एक एग्जांपल है। जल्दी से आगे चलते हैं। लिबरल, लेफ्ट विंग, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, अब ये थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे। मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैंड ऑफ स्टेट विद फ्यू एक्सेप्शन अलाउड। मेन काम स्टेट करे, लेकिन थोड़े से काम आम लोग भी कर सकते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड है। अब ये कहीं ना कहीं हम उस तरफ जा सकते हैं कि जहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड है, तो उतना नहीं, लेकिन ये आगे वाला सेटअप है। लोगों के दरमियान डिस्टिंक्शन को अलाउ करते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं कि हाँ भाई ये डॉक्टर है, ये ज़्यादा कमाता है, ये इंजीनियर है, ये कम कमाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये जब बनेगा तो तब ये कमा रहा होगा। तो वो इंसानों के डिफरेंसेस को समझते हैं और कहीं ना कहीं उसके हिसाब से थोड़ा सा उनको वेटेज ज़रूर देते हैं। स्टेटस को चैलेंज करते हैं कि मतलब वही जो पोजीशन और जो पावर है उसको चैलेंज करते हैं। रिलीजन इस सिस्टम में अलाउड है। चेंज लाते हैं लेकिन पीसफुल तरीके से, बदमाशी से चेंज नहीं लेके आते। लॉ की नज़र में सब बराबर है। आइडियोलॉजी सोशल चेंज के थ्रू लेके आते हैं। मेजर करैक्टरिस्टिक्स ये है कि कलेक्टिविज्म पे बिलीव रखते हैं, इकोनॉमिक इक्वालिटी पे, सोशल सर्विस पे, नेशनलिज्म पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं। स्वीडन इसकी एग्जांपल है किताब के मुताबिक। मैंने आखिरी जुमला इसीलिए कह दिया था, स्वीडन इसकी एग्जांपल है किताब के मुताबिक। तो मैं इस वक्त जो नज़रियात पेश कर रहा हूँ, जो मैंने अपने नज़रियात पेश करने थे वो मैंने यहाँ पेश किए, लेकिन अब मैं वो पेश कर रहा हूँ नज़रियात जो किताब में जैसे लिखे हुए हैं, इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। सेंटर मॉडरेट डेमोक्रेसी, दे वांट चेंज बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिशन। चेंज चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भी आउट ऑफ द वे नहीं जाना चाहते। स्टेट जो है वो गार्डियन फॉर ऑल है, वो तंग नहीं कर रहा, वो सबकी रक्षा कर रहा है। इंडिविजुअल फ्रीडम रिकग्नाइज है, फुल रिलीजियस फ्रीडम है, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी अलाउड है। ज़ाहिर है अब हम ज़रा ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ आ गए। प्राइवेट और पब्लिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बैलेंस होने चाहिए, कुछ गवर्नमेंट करे कुछ आप करें। पहले हम क्या कहते थे, सिर्फ गवर्नमेंट करे, फिर हमने कहा मेन गवर्नमेंट करे, थोड़ा सा बाद वाले लोग करें। पता नहीं आप समझ भी रहे हैं या ठीक है। मैं अपने जहन में एक इमेज बना के चला रहा हूँ और आप जो है ना कह रहे हैं कि जल्दी से अगला चैप्टर शुरू हो, पता नहीं सर क्या बातें करी जा रहे हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे बिलीव रखते हैं फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले। स्लो सोशल चेंज है, कनाडा एग्जांपल है किताब के मुताबिक। कंजर्वेटिज्म, फ्री मार्केट है, ओपन कंपटीशन है। एलिटिस्ट और ओलिगार्ची, बड़े ताकतवर लोग ज़रा ज़्यादा वो होंगे। जैसे मैंने कहा ना कि वो यूब खान टाइप का एरा जिसमें उसने कहा बिजनेसेस जो खोल के खेलो। आपको पता है गिनती के कोई 18 फैमिलीज़ 90% से ऊपर रेवेन्यू जनरेट कर रही थी पूरे मुल्क का। यानी इस हद तक ये था कि वो इतनी क्लासेस बन गई थी कि ये ऊपर के चंद ब्राह्मण हैं और बाकी सब शूदर हैं, जिस पे फिर भुट्टो का ये वो वार बड़ा अच्छा कामयाब रहा कि नहीं ये मैंने लोगों को बराबर करना है, रोटी कपड़ा और मकान। तो खैर अब वो वाली डिस्कशन सिलेबस में नहीं है, पहले वो भी सिलेबस में हुआ करती थी। मैक्सिमम प्राइवेट प्रॉपर्टी
स्टेट के पास भी हो, स्टेटस को मेंटेन करते हैं, बड़े और छोटे का फ़र्क जहन में रखते हैं, नेशनल या स्टेट गोल्स किसी भी तरीके से, और चाहे आपको लॉ अमेंड करना पड़े, इंडिविजुअल लिबर्टी रिकग्नाइज है, रिलीजियस प्रैक्टिस जो है हर तरह से अलाउड है, बड़ी कंपनियां सिस्टम में चल सकती हैं और जैसे मर्जी लोगों को चला सकती हैं, सप्रेशन और ऑपरेशन बाय मेजॉरिटी, माइट इज़ राइट वाला रूट यहाँ है, जो बड़ा बिजनेस है वो छोटे बिजनेस को खा जाएगा और ये चीज़ हम नॉर्मल समझेंगे। पावर पॉलिटिक्स है, यूएस एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको जितना मर्जी सिस्टम नज़र आए, बहरहाल वो बिजनेसेस को जो है बाहर आगे बढ़ने देते हैं, उनको हावी आने देते हैं। देन आपका आ गया फेशियस कैपिटलिज्म, जो है राइट पे लेकिन ऊपर की तरफ ज़्यादा चला जाता है। नो इंडिविजुअल फ्रीडम, ऑथोरिटेरियन रूल, प्राइवेट प्रॉपर्टी एज प्रिस्क्राइब बाय रूलिंग रेजीम, वो बताते हैं कि क्या होगी कैसे होगी। एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज़ हैं, नेशनल इंटरेस्ट को हर कॉस्ट पे बचाना है, आइडियोलॉजी को आपने इम्प्लीमेंट करना है चाहे वायलेंस की तरफ जाना पड़े, ये सिस्टम डिसाइडिंग ओपिनियंस को नहीं करता। अब अगेन ये जो हमने राइट पे टॉप पे किया था ये एक्सट्रीम लेफ़्ट के ऊपर भी वैलिड है। किताब ने नाम जो लिखा वो और था और जो फीचर्स बताए वो और थे, तो किताब में इस तरह के भी पॉइंट्स हैं। तो आप इसको एक्सट्रीम राइट पे टॉप पे काउंट कर सकते हैं, एक्सट्रीम लेफ़्ट पे टॉप पे काउंट कर सकते हैं। नाजी, फेशिस्ट इटली, स्पेन, इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अगर कभी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, समझने की नीयत से इन सिस्टम्स को कंपेयर करना हो और इन सिस्टम्स के बारे में थोड़ा सा ये है कि भाई आपको पता हो कि ये पांचों आइडियोलॉजीज़ क्या हैं किस तरह से, तो एक कंपैरिजन सा एक टेबल बनाया है जिसमें टू द पॉइंट आपको कुछ किताब के सेंटेंसेस उठाए हैं, जहाँ जहाँ गैप था उसको खुद से फिल किया है। तो एक इस तरह का टेबल बना दिया है कि जिसमें ये पांचों का जिक्र है और लेफ़्ट पे लिखा हुआ है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है या नहीं, प्रोडक्शन आउटपुट का क्या रूल है, सोसाइटी के स्ट्रक्चर का क्या रूल है, इंडिविजुअल फ्रीडम का रूल है, रिलीजन, वायलेंस, नोटेबल लीडर्स कौन थे सिस्टम के और नोटेबल कंट्रीज़ कौन थी सिस्टम की। तो आप इन कंट्रीज़ के साथ साथ इन लीडर्स को भी सर्च करके थोड़ा सा समझ सकते हैं। इनके ऊपर यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, इनमें से एक लीडर का नाम लिखें कि ये क्या करता था, तो वो आपको पता लग जाएगा कि उसका क्या अंदाज़े हुकूमत होता था। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है जो पेपर पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए है जो अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज डेवलप कर रहे हैं। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं आगे, ये किताब में नहीं दिया हुआ। तो अगर कैमरे को आप थोड़ा सा जूम कर लें तो ये जो है वो आ जाएगा, और ग्रुप में शेयर भी कर देंगे। कौन याद कराएगा? ग्रुप तो एडमिन पे होगा। आप लोग उस ग्रुप में हैं भी जिस ग्रुप का मैं जिक्र करूं? एक तो वो ओवरऑल ग्रुप है ना जिसमें हम क्रैश कोर्सेज के बारे में बता रहे हैं, एक इस क्लास के लिए हमने ग्रुप बनाया था, ठीक है। तो फिर उस ग्रुप के अंदर हम ये वाली तस्वीर ज़रा साफ़ करके और वो एक डायग्राम थी वो साफ़ करके वहाँ पे ज़रा बड़ी करके वहाँ पे डाल देंगे, ताकि अगर आप उसे अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ करना चाहें तो करें। ऑल्दो मुझे पता है ऐसे कम लोग होते हैं, लेकिन अगर थोड़े से लोग भी हैं तो उनका फ़ायदा हो जाए। हम इसे बंद करते हैं जल्दी से और हम पहुँचते हैं अपने इकोनॉमिक्स की तरफ। जी मार्क्स नहीं है। मार्क्स, हाँ किया तो जा सकता है। चले किसी और टाइम पे हमारी मुलाकात होती तो हम इसको ज़रूर अमेंड करते, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा वक्त कम है। इस पूरे चैप्टर में सबसे एंड पे एक टेबल दिया हुआ है, बस वही काम का है। बाकी खाम खा फजूल में इन्होंने इकोनॉमिक्स की गर्दान चलाई है बहुत ज़्यादा। फ़लाना चीज़ ये होती है, फ़लाना चीज़ ये होती है, इसको यूँ सोचना चाहिए, इसको यूँ सोचना चाहिए। उसके अलावा अगर कुछ सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का जिक्र इन्होंने चैप्टर के स्टार्ट में किया है। तो इस चैप्टर में ये दो काम की बातें हैं, बाकी बस ये एक एक यूनिट को पकड़ के उन बच्चों को जिनको इकोनॉमिक्स भी पता है, उन बच्चों को जो कि मैच्योर है, उनको पता नहीं क्या क्या सिखाई जा रहे हैं। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता आपने PRC में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी और आपने AFC पास किया, AFC में इकोनॉमिक्स थी नहीं और आप आगे पहुँचे तो इकोनॉमिक्स एग्जाम्प्ट हो गई, तो ऐसे कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स किसी भी जगह नहीं पढ़ी, ना AFC में, ना PRC में, ना CAF में। तो ज़रा ज़्यादा ध्यान से सुन लें, बाकी लोग जो है उसको थोड़ा सा, मतलब दिस इज़ द चैप्टर जिसको आप बहुत तेज़ी से बस सर से उतार सकते हैं। इकोनॉमी और बिजनेस पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को हम दो तरह से कंसिडर करते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब ये है, अब हम दोबारा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। मैक्रो और माइक्रो, माइक्रो का मतलब है अकेले बिजनेस की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने कॉलेज की बात करें, हमारी इतनी डिमांड है, इतनी सप्लाई है, इतने बच्चे हैं, इतनी कुर्सियाँ, इतना खर्चा, इतना बिल, इतना सारा कुछ, ये बात हो रही है माइक्रो लेवल की।
और मैक्रो लेवल की बात करूं तो मैं कहूँ मुल्क के इतने खर्चे, मुल्क की डिमांड इस तरह से, मुल्क में इतनी प्रोडक्शन या सूबे में इतनी प्रोडक्शन। तो जब हम बड़े स्केल पे बात करें तो दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जब हम छोटे एक इंडिविजुअल बिजनेस स्केल पे बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। तो डिमांड, सप्लाई और इस तरह की जो बातें और ये बहुत सारी डिस्कशन जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं माइक्रो लेवल पे है। मैक्रो लेवल के मसले हैं, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है जी, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, जीडीपी कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, डॉलर वगैरह के एक्सचेंज रेट्स के साथ क्या हुआ है, पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड के साथ क्या मामला आते हैं। तो ये फिर इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी मैक्रो लेवल पे। तो ये चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स पे है, यानी आपने हर बिजनेस ने अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखना है, ये देखने के लिए कि वो कहाँ पे खड़ा है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेसिकली बताते हैं कि इकोनॉमी के साथ क्या हो रहा है। तो 3 इसकी कैटेगरीज हैं, एक को हम कहते हैं लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर, एक को हम कहते हैं कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर, एक को हम कहते हैं लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर। ये मौजूदा है, ये फ्यूचर है, ये पास्ट है। लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर बताते हैं कि आप कहाँ जाने वाले हैं, आपके साथ क्या होने वाला है। कोइंसिडेंट बताते हैं आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं, आपके साथ क्या हुआ है। और लैगिंग बताते हैं आपके साथ क्या होके गुजरा है जिसके बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं। यूँ समझें कि ये नियर फ्यूचर की तरफ हमें डायरेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा आगे किस तरफ चीज़ें जाएंगी। ये बताते हैं कि इस वक्त हम किस जगह पर खड़े हैं, और ये वो इंडिकेटर्स हैं जो आए तो 1-1.5 साल पहले होंगे, लेकिन अब जाके उनका असर आना शुरू हुआ। जैसे नून लीग वाले कहते हैं जी आपको क्या पता पिछले 3 साल 3.5 साल का असर ऐसा है जो अभी तक चले जा रहा है, तो वो लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात कर रहे होते हैं। और जब वो कहते हैं कि देखना अगले 2-3 महीने में पाकिस्तान खड़ा हुआ होगा, तो फ्यूचर की बात करते हैं। लेकिन आज की बात करते हुए उन्हें शर्म आ रही होती है, आज की बात को गोलमोल कर जाते हैं। वो कहते हैं लो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम खत्म हो गया, मिलते हैं किसी और टाइम पे। तो ये 3 तरह के इंडिकेटर्स हैं। लीडिंग टू फोरकास्ट एट व्हाट स्टेज द इकोनॉमी विल बी इन सम टाइम इन फ्यूचर। ये इंडिकेटर्स पर्टिकुलरली इंडिकेशन देते हैं कि क्या पीक या ट्रफ, पीक होता है फुल ऊपर वाला टाइम, ट्रफ होता है फुल नीचे गुरबत ज़्यादा टाइम, जब बिल्कुल आपकी इकोनॉमी तबाह हुई पड़ी है और डिक्लाइन से नीचे जाते जाते सबसे लोएस्ट सतह पे चली गई है। तो ये बताते हैं कि अगले 3 से 12 महीने में आपको क्या लग रहा है कि चीज़ें पीक की तरफ जा रही हैं या चीज़ें नीचे की तरफ जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट रिटर्न्स, स्टॉक मार्केट इस वक्त कैसे रिटर्न्स दे रही है, लोग कितना कमा रहे हैं वहाँ। बिजनेस कॉन्फिडेंस का इंडेक्स, बिजनेस कितना भरोसा कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर्स के पास नए ऑर्डर पाकिस्तान में कितने आ रहे हैं, मनी सप्लाई कितनी चल रही है, नए बिजनेस परमिट्स प्राइवेट लोगों को जो मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस हो रहा है। ये वो इंडिकेटर हैं जो आज की बात बताते हैं। पीक हो या ट्रफ हो, ये बताते हैं कि भाई इस वक्त क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जीडीपी मुल्क में इस वक्त क्या चल रहा है, मुल्क में इस वक्त कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, मुल्क में इस वक्त इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितनी है, पर्सनल इनकम कितनी है लोगों की, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड की सेल्स इस वक्त कितनी है। अगर हमने देखा मुल्क इस वक्त किस हालत में है तो हमें इन फैक्टर से पता लगता है। अगर हमने देखना है कि मुल्क आगे किस तरफ जा रहा है तो ऊपर वाले फैक्टर। अगर हमने देखना है कि एक लॉन्ग टर्म टाइम के बाद अब मुल्क किस जगह पर खड़ा हुआ है, ये वो फैक्टर्स हैं जो थोड़ा देर तक रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन ऐसी चीज़ नहीं है जो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाए। तो इन्फ्लेशन अगर आई है तो वो एक सीरीज़ ऑफ इवेंट गुजर के तब आप इन्फ्लेशन पे पहुँचे। अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट जिन मजबूरियों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, एवरेज इनकम आहिस्ता आहिस्ता कम ज़्यादा होती गई, और ओवरऑल बैलेंस ऑफ ट्रेड जो कि आज ख़राब इसलिए नहीं है कि इस वक्त मसला है, पीछे से कुछ मसला चला आ रहा है जो अब कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो ये लैगिंग इंडिकेटर्स, ये करंट इंडिकेटर और ये फ्यूचर के इंडिकेटर्स, ये 3 तरह के इंडिकेटर हैं। तो इस चैप्टर में अगर कुछ याद करना है तो या वो ये टेबल है या सबसे एंड पे एक जनरल डिस्कशन है जिसमें उन्होंने सारे फैक्टर्स को सम अप किया है। फिर बहुत तेज़ी से आगे चलते हैं। इकोनॉमिक साइकिल को उन्होंने समझाया है कि इकोनॉमिक साइकिल बेसिकली इसमें काफ़ी ईयर्स का फ्लो नज़र आ रहा होता है। एक बिज़नेस की, एक मुल्क की इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करती है, करते करते एक फुल पीक पे पहुंच जाती है, फिर उसमें रिसेशन आता है, रिसेशन के बाद डिप्रेशन आता है। अब रिसेशन और डिप्रेशन में फ़र्क है। रिसेशन का मतलब है इकॉनमी ऊपर चली गई थी, अब वो दोबारा नॉर्मलाइज हुई है, तो ये रिसेशन हुआ है। रिसेशन का मतलब है माइनस एक्सपेंशन, लेकिन नीचे नहीं गई अभी इकॉनमी। जब नीचे जाएगी तो क्या कहलाएगा, डिप्रेशन। और डिप्रेशन के सबसे एक्सट्रीम फेज क्या है, ट्रफ आ गया कि आप बिल्कुल पीक नीचे पे चले गए। और फिर अगेन जब इस जगह पे लोग पहुंच जाएंगे तो फिर जाहिर है अब लोगों ने सर्वाइव करना है, मुल्क बंद तो नहीं हो सकता। आहिस्ता आहिस्ता लोग कोशिश करेंगे, कुछ मैयर्स लेंगे, कुछ और काम होगा। आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल फंड्स पे भरोसा कम करेंगे, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स पे कम भरोसा करेंगे, अपने मुल्क पे भरोसा करेंगे, आहिस्ता 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 रिकवरी करेंगे। तो ये बेसिकली एक्सपेंशन, पीक, रिसेशन, डिप्रेशन, ट्रफ और रिकवरी,
ये इस तरह से एक पूरा साइकिल है जिसके अलग अलग फेजेज़ हैं। तो ये उन्होंने बताने की कोशिश की है। मैंने डायग्राम डाल के ज़रा थोड़ा सा उसको पिक्टोरियली बताने की कोशिश की है कि वो चीज़ें किस तरह से हैं। स्टॉक मार्केट रिटर्न जी सर जो ऑरेंज लाइन को हम बेस बना के डिप्रेशन और रिसेशन को डिफाइन कर रहे हैं सर, ऑरेंज लाइन जी, अब जिस चीज़ को हम बेस कर रहे हैं कि ये ऑरेंज लाइन स्टेबिलिटी किसे कहते हैं। स्टेबिलिटी वहाँ पे है जहाँ पे आप अपने सारे मीन्स पूरे कर पा रहे हो। यानी फॉर एग्जांपल एक बंदा जितना उसको पैसे मिलता है अगर वो अपनी सारी ज़रूरियात पूरी कर पा रहा है और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है तो हम कहेंगे वो इस ब्रेक इवन लाइन पे है। तो गवर्नमेंट के जहाँ पे उसकी अपने जो एक्सपेंडिचर्स है और गवर्नमेंट के जो इनकम के सोर्सेज हैं, यूँ समझे जहाँ आपका बजट नील पे आया हुआ है, जहाँ आपका ना सरप्लस है ना डेफिसिट है, वहाँ आप एक स्टेबल पॉइंट पे है। अगर आप उससे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है चीज़ें ग्रो कर रही हैं, उससे नीचे की तरफ जा रहे हैं तो माइनस में। आप अपने उस स्टेबल पॉइंट से बहुत ऊपर चले गए थे, गवर्नमेंट का खर्चा था 7,000 अरब का और आप खड़े हुए थे 10,000 अरब पे, और 10,000 अरब से दोबारा गिरे हैं 7,000 अरब, तो ये बेसिकली रिसेशन हुई है। तो रिसेशन और डिप्रेशन में फ़र्क है। डिप्रेशन नेगेटिव है, रिसेशन पॉजिटिविटी का नेगेटिव है, ग्रोथ का नेगेटिव है। अगेन वक्त थोड़ा सा कम है भाईजान, मतलब थोड़ा सा मैं फिर भी आपकी बात सुन लेता हूँ कि आप नाराज़ ना हो जाएं, लेकिन रिवीजन क्लास क्रैश कोर्स ज़रा फास्ट होता है। स्टॉक मार्केट रिटर्न्स, स्टॉक मार्केट के रिटर्न से भी कई दफ़ा हमें पता लगता है कि मार्केट किस तरह रही है। अब इस रिटर्न्स को किस तरह से देखते हैं या स्टॉक मार्केट को किस तरह से देखते हैं, हम इसको कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखते हैं। हम कहते हैं स्टॉक मार्केट में कितने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, कितनी कंपनियां, उनके कितने शेयर्स हैं, और उसके हिसाब से हम देखते हैं कि उसकी कैपिटलाइजेशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर एक शेयर 20 रुपये का ट्रेड हो रहा है और उस कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स हैं, तो हम ये मानते हैं कि ठीक है उस कंपनी में मैक्सिमम जो ट्रेडिंग हो सकती है वो 1 करोड़ मल्टीप्लाई पे 20 रुपये के हिसाब से 20 करोड़ इज़ दैट कैपिटलाइजेशन जो उसमें मार्केट में। अगर एक कंपनी की मैक्सिमम वर्थ देखनी हो तो देखें उसकी मार्केट में वैल्यू क्या आ रही है उसके शेयर की, उसके टोटल शेयर्स कितने हैं, उस कंपनी की मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर हमसे को पूछेगा हाँ भाई आपकी स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, तो हम कहेंगे भाई 5,000 करोड़ की कंपनियों के आपस में डीलिंग हो रही है या उनके शेयर्स में ख़रीदो फरोख्त हो रही है। ये जब आप हुजम बताते हैं तो फिर आप इस तरह की कैपिटलाइजेशन की तरफ आते हैं। इसमें फुल कैप होती है और ये एक फुल कैपिटलाइजेशन होती है और एक में आप जो है उसको कैप लगा देते हैं। फुल कैपिटलाइजेशन के अंदर, मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर क्या होता है, सारे शेयर्स पकड़ते हैं और उसको वैल्यू से मल्टीप्लाई करके पूरी मार्केट की मैक्सिमम वर्थ बता देते हैं। देन समटाइम आप उसको कैप लगा के, समटाइम आप उसको फुल नहीं, आप उसको फ्री फ्लोट के हिसाब से लेके चलते हैं। फुल कैप का मतलब है आपने ऊपर तक कोई रुकावट नहीं लगाई। फ्री फ्लोट का मतलब है कि आप कट लगा दें कि जितना फ्री है बस मैं उसको काउंट करूँगा। एक कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स हैं जिनमें से 25 लाख शेयर्स एक डायरेक्टर के हैं जो उसके लिए लाजमी है 5 साल तक रखना, फॉर एग्जांपल किसी लॉ की वजह से, तो वो 25 लाख शेयर्स तो ट्रेड ही नहीं हो सकते। फिर पता लगा कि 10 लाख शेयर्स तो आपने उठा के सिक्योरिटी के तौर पे बैंक के पास रखवाए हुए हैं और 10 साल का लोन लिया हुआ है, तो ये 10 लाख शेयर भी मार्केट में नहीं आने वाले अगले 10 साल तक। तो टेक्निकली वो 25 लाख निकाल दिया, वो 10 लाख निकाल दिया, तो आपके पास 65 लाख शेयर्स हैं जिनमें गेम हो सकती है। तो अब इस कंपनी की कैपिटलाइजेशन बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट 65 लाख शेयर्स इंटू 20 रुपये और फुल कैप पे 1 करोड़ इंटू 20 रुपये। तो ये फ्री फ्लोट और मार्केट कैपिटलाइजेशन ये 2 तरीके होते हैं इसे देखने के। अब क्या है, किताब सिर्फ आपको इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन बस फेंके जा रही है। हमारे सिलेबस में इकोनॉमिक्स पढ़ना नहीं है, इकोनॉमिक्स का बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है वो पढ़ना है, और वो एंड पे उस टेबल में उन्होंने बताया हुआ है जितना हमें चाहिए था। लेकिन बहरहाल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स होते हैं, KSE 100 इंडेक्स, ऑल शेयर इंडेक्स। KSE 100 इंडेक्स बताता है पाकिस्तान की टॉप 100 कंपनीज का डाटा, टॉप 100 कंपनीज का डाटा फुल कैपिटलाइजेशन बेसिस पे, मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिस पे। और ऑल शेयर इंडेक्स KSE 100 इंडेक्स टॉप 100 कंपनियों का, कम कंपनियों का, सारी कंपनियों का नहीं बता रहा, फ्री फ्लोट की बेस पे। और अगर ऑल शेयर इंडेक्स की बात करें तो वो सारी कंपनियों का फुल कैप बेसिस पे बताते हैं। तो अगर आपने देखना है कि पाकिस्तान की मार्केट कैसी चल रही है, तो बजाय इसके कि आप हज़ारों सैकड़ों कंपनियों के इंडेक्स को देखें, आप 100 इंडेक्स देखते हैं। KSE 30 इंडेक्स भी होता है, KSE 100 इंडेक्स भी होता है, PSX 100 इंडेक्स, 30 इंडेक्स, ये अलग अलग तरह से चलते हैं, टॉप 30, टॉप 100। फिर दुनिया में फॉर्चून 500 कंपनीज़ का जिक्र होता है, तो दुनिया उस तरह से चीज़ों को देख रही होती है। तो इसमें 2 तरह के अलग अलग सिस्टम है। ये इसके पढ़ने का बिजनेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन किताब ने दिया हुआ है तो बस इसको एक झांकी मार लीजिएगा।
स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स का बिजनेस डिसीजन से क्या ताल्लुक है? जब स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है आपको पता लग गया है पाकिस्तान में लोग भरोसा कर रहे हैं, पाकिस्तान में लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं, डरे नहीं बैठे हुए। स्टॉक मार्केट रुकी हुई होती है ना, तो स्टॉक मार्केट एक रिप्रेजेंटेटिव है। भाई देखिए ना, कहीं फर्नीचर की मार्केट है, कहीं कंप्यूटर की मार्केट है, कहीं कोई और मार्केट है। जो सबसे बड़ी मार्केट है जहाँ तकरीबन हर तरह का इन्वेस्टर मौजूद है वो स्टॉक मार्केट है, क्योंकि उसमें सैकड़ों तरह की कंपनी हैं और करोड़ों तरह के, लाखों तरह के इन्वेस्टर्स हैं। तो अगर मुझे देखना है कि पूरे पाकिस्तान में लोग भरोसा कर रहे हैं बिजनेस क्लाइमेट पे, यानी तो मैं देखूंगा स्टॉक एक्सचेंज। तभी स्टॉक एक्सचेंज में अचानक से ऊपर या नीचे जाए तो सबके सब शोर शराबा मचा देते हैं, लो जी बिजनेसेस बेहतर हो गए। वो हालांकि फ़ौरन बेहतर थोड़ी होना है बिजनेसेस ने, लेकिन वो इंडेक्स ये साबित करता है कि बिजनेस कितना भरोसा कर रहे हैं। तो वो कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं या वो कंपनियां जो बिज़नेस कर रही हैं वो अच्छे स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स को देख के या अच्छे इंडेक्स को देख के ज़्यादा कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करती हैं। और जिनको लग रहा होता है स्टॉक मार्केट रुकी हुई है, मतलब बिजनेस रुका हुआ है, वो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हुए ज़रा डर रहे होते हैं। फिर अगर आपकी कंपनी भी उन कंपनियों में जिसकी वैल्यूएशन हो रही है, तो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स वगैरह से आपको अपनी वैल्यूएशन, अपने बारे में पता लग जाता है कि आप कहाँ खड़े हुए हैं और आपकी क्या वर्थ है। देन इन्फ्लेशन, एक ना ख़त्म होने वाली गेम। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। महंगाई बिज़नेस को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब महंगाई हो रही होती है आप बिज़नेस से जाके कहते हैं ये कुर्सी 700 की होती थी, 1000 की क्यों दे रहे हो? आप कहते हैं आपको नहीं पता PDM आ गई है। तो आप कहते हैं जब मैं लास्ट टाइम तुम्हारे पास आया था कि 700 की क्यों है, ये तो 400 क्यों नहीं चाहिए थी? तो तुमने कहा था आपको नहीं पता इमरान खान आ गया। बहुत आसान है ना बिज़नेस के लिए कि आप उसके पास जाके को मुझे चीज़ खरीदनी होगी, आपको तो पता है कितनी महंगाई है, और वो चीज़ महंगी करके आपको दे दे। तो इन्फ्लेशन बिजनेस को उतनी इम्पैक्ट नहीं करती, उसको इन्फ्लेटेड कॉस्ट पे चीज़ें मिलती हैं, वो इन्फ्लेटेड प्राइस पे आके निकाल देता है। कंज्यूमर रुल जाता है, कंज्यूमर को अल्टीमेटली चीज़ खरीदनी होती है। अब कंज्यूमर जब रुल जाता है और उसकी बाइंग पावर कम हो जाती है, तो वो जिस जगह नौकरी कर रहा हो तो उनसे कहता है भाई मेरी तनख्वाह बढ़ाए, मेरा नहीं गुजारा हो रहा। और जब ज़्यादातर मैक्रो की बात हो रही है ना, जब पूरे पाकिस्तान का गुजार नहीं होगा तो सारे पाकिस्तान वाले कहेंगे हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ। सारे पाकिस्तान की जब तनख्वाहें बढ़ेंगी तो जितनी भी कंपनियों ने तनख्वाहें बढ़ाएंगी उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। उतना ही प्रॉफिट लेने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? चीज़ें और महंगी करनी पड़ेंगी। जब और महंगी होंगी तो वही कंज्यूमर्स ने वो चीज़ें खरीदनी थी, उनको फिर से महंगाई लगेगी, वो फिर से अपने बिजनेस से कहेंगे हमारा गुजारा नहीं हो रहा, उनकी प्राइसेस फिर से बढ़ेंगी, और एक ना ख़त्म होने वाला इन्फ्लेशनरी लूप चल पड़ता है कि जिसमें इन्फ्लेशन का क्या है कि इन्फ्लेशन कर दी जाती है, ये बता के कि क्या करें, मजबूर इतने इन्फ्लेशन हो गई है, आपको इन्फ्लेटेड चीज़ दे दी जाती है। तो वो एक इन्फ्लेशन का लूप, और आप इन्फ्लेशन से नाराज़ भी हैं और साथ में आप अपनी कंपनी वाले से कहते हैं मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। आप जस्टिफाइड मानते हैं, लेकिन वो जब तनख्वाह बढ़ाता है तो उसका नॉक ऑन इफेक्ट अल्टीमेटली घूम फिर के आप ही को पड़ता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन एक दफ़ा चल पड़े तो ये इतने आराम से काबू नहीं होती। बहरहाल इसको काबू करने की कुछ इकोनॉमिक टेक्निक्स होती हैं, इसके ऊपर कुछ वर्किंग होती है। काश हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते तो हम उस पर ज़रूर बात करते, या टाइम ज़्यादा होता तो बात करते, अभी दामन वक्त में जगह नहीं है। नेशनल इकॉनमी पे इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट आएगा? इन्फ्लेशन से क्या होगा, चीज़ें आर्टिफिशियल हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी ये कहेगी कि पिछली दफ़ा हम लोगों ने 50 लाख जो है रेवेन्यू जनरेट किया, इस दफ़ा 55 लाख रेवेन्यू जनरेट किया। कंपनी वाले पागल हुए होंगे खुशी से, 50 लाख से 55 लाख। लेकिन पता ये लगा कि पिछली दफ़ा आपने 10,000 यूनिट बेचे थे और इस दफ़ा 8,000 यूनिट बेचे हैं, चूँकि पर यूनिट कीमत बढ़ गई है। तो आपको लग रहा है कि आपकी कंपनी ने ग्रो किया, हालांकि आपकी कंपनी तो 20% डिक्लाइन पे गई है। तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि आपके लिए स्टैट्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कि फॉर एग्जांपल बड़ा आसान सी बात है कि नून लीग वाले अपने ज़माने में 100 रुपये के रेट के हिसाब से बताते थे पाकिस्तान पे इतने 1000 अरब का कर्जा है, और PTI के दौर में ये इतने 100,000 अरब हो गया, क्योंकि उस ज़माने में उतने ही कर्ज़े को उन्होंने मल्टीप्लाई करना है 200 के रेट के आसपास से। ठीक है, अब वही PTI वाले इनको बता रहे हैं कि आपके ज़माने में कर्ज़ा इतना बढ़ गया। कर्ज़ा वहीं खड़ा हुआ है, वो तो एक एक किस्त पे रुला के रख देंगे। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से ना आपकी कैलकुलेशन आउट हो जाती है, आपको अपनी परफॉर्मेंस नहीं समझ आती, मुल्क की परफॉर्मेंस नहीं समझ आती। मुल्क कह देता है जी पिछले साल हमारी जो है वो 700 बिलियन की एक्सपोर्ट थी, इस दफ़ा 800 बिलियन की एक्सपोर्ट है। तो फिर इसका हल ये होता है कि फिर आप उसको किसी करेंसी में मैयर करते हैं। जैसे हम कहते हैं हमारे रिजर्व्स इतने बिलियन डॉलर के रह गए, हालांकि हमारे रिजर्व हैं रुपए में, बताओ। इसलिए बताते हैं ताकि उसको कंपेयर किया जा सके। तो फिर ये इन्फ्लेशन का ये एक प्रॉब्लम होता है कि इसमें आप रियल और इमेजिनरी इन दोनों को साथ लेके चलते हैं कि असल में क्वांटिटीज़ कम हुई हैं, रेट बढ़े हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ग्रोथ आई है। देन
इन्फ्लेशन की इम्प्लीकेशन क्या है? ज़ाहिर है इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि जब अल्टीमेटली इन्फ्लेशन होगी, अल्टीमेटली महंगाई आएगी तो लोगों की बाइंग पावर कम होगी और उनके लिए ख़रीदना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बिजनेसेस अगर अपना उतना ही प्रॉफिट कमाने की ख्वाहिश करता रहेगा तो शायद सर्वाइव ना कर सके। तो फिर क्या होगा, बिजनेसेस को इन्फ्लेशन को नॉक ऑफ करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ हल्के प्रोडक्ट्स निकालने पड़ेंगे, कुछ मतलब वो कोकोमो के पैकेट में से कोकोमो निकाल देना पड़ेगा कि प्राइस उतनी ही रहे लेकिन जो है वो उसको कम कर दें। वो हाफ़ रोल जो है वो 40 रुपए का करके और उसमें से गिनती के 6 बिस्किट निकल रहे होंगे। तो फिर इस किस्म की स्ट्रेटजीज़ जो है वो उसमें करके प्री रिज़ल्ट पढ़ने आएंगे, पोस्ट रिज़ल्ट के पेज पे टीचर पढ़ा के और क्लास बंद करके कहेगा लो जी ख़त्म कहानी। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कुछ? नहीं। 30-35 नंबर के लिए अब कब तक पढ़ना है, खुदा का खौफ करें। आप 30-35 नंबर के लिए कह रहे थे कि 6 महीने पढ़ना था, वो खुदा का खौफ करें, अल्लाह को जान देनी है जी। तो कहने का मतलब ये है कि फिर आपको इस किस्म के डिसीजंस वगैरह लेने पड़ रहे होते हैं। देन इंटरेस्ट रेट, ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट, इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि कौन किसको इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, लेकिन मैक्रो लेवल पे इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट क्या रखा हुआ है? तो नॉर्मली पाकिस्तान में काइबोर, कराची इंटर बैंक ऑफर रेट को हम ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट मानते हैं, जो इस वक्त करंटली 21-22% के आसपास है। यहाँ से आगे इंटरेस्ट शुरू होता है। यानी आप एक बैंक से जाके कहते हैं मुझे गाड़ी लेनी है लीज पे, वो कहता है काइबर प्लस 3%, हम तो सिर्फ 3% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। अब बात उनकी भी सही है, उनको जो फंड्स मिल रहे हैं वो कहीं से भी मिल रहे हैं, उनको उस रेट पे मिल रहे हैं जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल रेट है। एक बैंक से अगर पैसे लेगा तो उनका ब्रेक इवन उस इंटरेस्ट रेट पे है। उससे ऊपर अगर उसने स्प्रेड करना है, अगर अपना कमाना है तो वो ऊपर अपना मार्जिन रखेगा 3%, 2% या इस तरह से। तो बैंक गलत नहीं है, वो कहते हैं हमने तो बहुत कम मार्जिन रखा हुआ है, लेकिन पीछे से इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ा हुआ है। इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट किसी खास वजह से बढ़ाती है, किसी खास वजह से कम कर देती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तब जाता है जब आप चाहते हैं कि लोग जो है वो बोरोविंग्स कम करते हैं। अचानक से लोगों ने धड़ाधड़ गाड़ियाँ खरीदनी शुरू कर दी, खरीदनी क्या लीज पे लेनी शुरू कर दी। इंटरेस्ट रेट 6-7% पे हुआ करता था और जनाब मुल्क में पैसा था नहीं था, लोग आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल जीना शुरू हो गए, जिसकी वजह से बहैसियत कौम सारे के सारे तकलीफ में आ गए। गवर्नमेंट को लगा कि हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए और कहीं ना कहीं इसमें जो ट्रू इन्वेस्टर है वो आए रादर देन के कंज्यूमर चीज़ें इंटरेस्ट पे लेना शुरू कर दें। तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो उससे आपकी बोरोइंग महंगी हो जाती है। तो फिर बिज़नेस की जब बोरोइंग महंगी हो जाती है तो फिर वो ज़्यादा बिज़नेस नहीं कर पाता, तो बिज़नेस को नुकसान हो जाता है। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो फिर लोग जो है वो कंज्यूम कम और सेव ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, पैसे उठा के बैंकों में डालना शुरू कर देते हैं। पैसे का फ्लो रुक जाता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जब आपने पाकिस्तान में पैसे का फ्लो रोकना होता है, आप इंटरेस्ट को बढ़ा देते हैं ताकि चीज़ें साइड पे चली जाए। और जब आप चाहते हैं कि खुल के कमोडिटीज़ चलें, ट्रांजैक्शन हो, तो आप इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं। उससे लोगों की बोरोइंग सस्ती हो जाती है और पैसा सेव करने में उनको अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती। वो लोन पर पैसा उठाते हैं, अपना पैसा बैंकों से निकालते हैं, लोन पर नया पैसा उठाते हैं और धड़ाधड़ इन्वेस्ट करते चले जाते हैं। तो अगेन इंटरेस्ट रेट के प्लस माइनस होने से बिज़नेस को इम्पैक्ट पड़ता है। बिज़नेस अगर डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, अभी मैंने बात की कि सेविंग वगैरह डिस्करेज होगी। हर पोर्शन के बाद ना ये कोई ग्लांस देते हैं इंटरेस्ट रेट्स वगैरह या इन्फ्लेशन की पाकिस्तान में असूलन ये नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जिस महीने की बुक होती है उसके बाद तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला पोर्शन तो उन्होंने किताब से डिलीट कर दिया, लेकिन बाकी जगह हल्का हल्का सा इन्होंने चीज़ें दी हुई हैं। फिर अचानक से फिस्कल पॉलिसी आ जाती है, गवर्नमेंट की वो पॉलिसी जो कि बजटरी, अब बिज़नेस का ताल्लुक है या नहीं है, हम बस पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो फिस्कल पॉलिसी बजट की पॉलिसी होती है, पाकिस्तान कमाएगा कहाँ से, खर्चेगा कहाँ। ये जो आपका बजट से रिलेटेड, इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं वो फिस्कल पॉलिसी होती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बिज़नेस के लिए अच्छी भी और बुरी भी है। अच्छी सेंस में कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा कि लोग ज़्यादा बेरोज़गार होंगे, कम पैसे में अच्छे लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन नुकसान ये है कि जब ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो वही लोग हैं जिन्होंने खर्चा करके आपकी प्रोडक्ट्स ख़रीदनी है। तो जब आपकी प्रोडक्ट ख़रीदने की लोगों की बाइंग पावर नहीं रहेगी तो वो चीज़ें उस तरह से नहीं खरीद सकेंगे। एंड अनएम्प्लॉयमेंट का वाइस वर्सा भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर कम होगी तो क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट खरीदने वाले ज़्यादा लोग होंगे, आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा, लेकिन आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो आपको अच्छे रिसोर्स बहुत महंगे पे मिलेंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी कम है कि लोग हाथों हाथ उनको ले रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट के अपने कुछ प्लस माइनस हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, पूरे पाकिस्तान ने किसी और मुल्क के कितने पैसे देने हैं और किसी दूसरे मुल्क ने पूरे पाकिस्तान के कितने पैसे देने हैं। तो पाकिस्तान ने इंपोर्ट की मद में, एक्सपोर्ट की मद में दुनिया से क्या पैसे लेने हैं, क्या पैसे देने हैं,
लोन्स की मद में क्या पैसे लेने हैं, इंटरेस्ट की मद में क्या पैसे लेने हैं, सर्विसेज की मद में क्या पैसे लेने हैं। तो एट एनी गिवन टाइम हर मुल्क चाहता है कि उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो। अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर एग्जांपल -5 बिलियन डॉलर है, इसका मतलब है फॉर एग्जांपल आपने 100 बिलियन दूसरे मुल्कों से लेने हैं और आपने 105 बिलियन दूसरे मुल्कों को देने हैं। और अगर आपके पास ख़जाने में पड़े हुए ही 4 बिलियन है और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट 5 बिलियन नेगेटिव हो, तो फिर क्या होगा कि फिर आपको बगैर IMF की फंडिंग के और बगैर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस के आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो इसका जिक्र इन्होंने इसके ऊपर किया है। यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड एक पोर्शन होता था क्विक ग्लांस वाला, ये ख़त्म हो गया। अब आप अपनी अपनी किताबों में इसको क्रॉस कर देंगे, उन्होंने इस दफ़ा एग्जैक्टली ख़त्म कर दिया। तो इस चैप्टर में ये एक मशहूर कुछ चेंज है कि उन्होंने ये बड़ा वाला पोर्शन ख़त्म कर दिया। आखिरी 1-2 मिनट है, आवाम भी तंग हो रही है। मैंने कहा कोई मुझे देख रहा हो तो मैं उसे इशारा कर दूँ, मुझे नहीं देख रहे, वो आपस में बातें करते करते तंग हो रहे हैं। ठीक है, मैं कहती तो मैं उन्हें इशारा कर दूँ 2-3 मिनट का। GDP किसे कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पूरा पाकिस्तान कितना कमा रहा है, या पूरा पाकिस्तान कितना खर्च कर रहा है, या पूरा पाकिस्तान क्या चीज़ें बना रहा है। आउटपुट अप्रोच होती है कि आप कहते हैं कि टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है। इनकम अप्रोच होती है, आप कहते हैं पूरा पाकिस्तान बशमूल गवर्नमेंट कितना कमा रही है। एक्सपेंडिचर अप्रोच, पूरा पाकिस्तान बशमूल गवर्नमेंट खर्च कितना कर रही है। हमारी किताब में हमें फार्मूला दी एक्सपेंडिचर अप्रोच का GDP का, जिसको C+I+G+X-M कहते हैं। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो हम कहते हैं एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट का कितना डिफरेंस है, तमाम लोग कितना खर्च कर रहे हैं, आम कंज्यूमर कंजम्पशन कितना कर रहे हैं, कितनी अमाउंट गवर्नमेंट प्लस लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स में, प्लस गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी है। तो ये सारा मिला के हमें बता रहा है कि GDP क्या है। GDP से अंदाज़ा हो जाता है कि ओवरऑल मुल्क जो है वो उसकी क्या पोजीशन है और उसकी क्या अर्निंग कैपेसिटी या उसकी क्या डेवलपिंग कैपेसिटी है, इसके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। GDP में फिर वही मसला आता है, नॉमिनल GDP और रियल GDP के। आपको लगता है कि इस दफ़ा का GDP पहले से बेहतर है, लेकिन पता ही लगता है कि महंगाई इतनी हो गई है कि रुपयों में इस दफ़ा का GDP बेहतर है, लेकिन क्वांटिटीज़ में पिछली दफ़ा वाला GDP ज़्यादा बेहतर था। फिर उसके बाद इन्होंने वो पाकिस्तान में इस ईयर में ऐसा हुआ ये डिस्कशन शुरू कर दी। ये डिस्कशन सिर्फ उसी ईयर में उन क्वार्टर्स में वैलिड होती है। आज 2023-24 में बैठ के ये चीज़ इतनी रेलिवेंट नहीं है जी। जो रियल GDP ऐसे क्या हुआ है, हाँ तो एक मिनट देखें, हम कह रहे हैं कि नॉमिनल जो GDP है वो करंट प्राइसेस पे है, ठीक है। इसमें से इन्फ्लेशन एडजस्ट करें, माइनस करें, कहाँ पहुंच जाएंगे, रियल GDP में। हम कह रहे हैं कि रियल GDP इन्फ्लेशन हमने एडजस्ट कर दी उसको। हम कहते हैं ना इसमें से डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर दो, तो उसका क्या मतलब होता है। तो ऐसे तो ना करें, दामने वक्त में वैसी वो गुंजाइश कम है, बाहर बच्चे मारने वाले हो रहे हैं। ये फाइनली वो टेबल है जो मैं मानता हूँ कि ये एक अच्छा टेबल है जिसमें इस चैप्टर की समरी और वाकई ही यही चीज़ हमें पता हो तो पेपर में सवाल में काम आ सकती है। इन्होंने लेफ्ट साइड पे कहा है कि कौन से फैक्टर में चेंज हो, इस तरह लिखा है कि कंज्यूमर्स को उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, और इधर लिखा हुआ है उससे बिज़नेस को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये बड़ा आउट क्लास टेबल है, इसको समझने समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बड़ी सिंपल सी बातें। वैसे जब इतना टाइम लग ही गया तो 1 मिनट में देख ही लेते हैं। हायर अनएम्प्लॉयमेंट से लोग हायर अनएम्प्लॉयमेंट से कम खर्च करेंगे क्योंकि कम लोग अर्न कर रहे होंगे, और बिज़नेस जो है वो प्राइसेस कम करनी पड़ेगी ताकि लोगों को बाय करने पे कन्विंस करें। लोअर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो वो स्पेंडिंग बढ़ा देंगे क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो फिर आप प्राइसेस बढ़ाएं, डिमांड बढ़ रही है, लोग तो ख़रीदने के लिए तैयार हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ होगा तो लोग कम खर्चेंगे और सेव करना चाहेंगे, तो फिर अब आपको प्रोडक्ट साइज़ और चीज़ों को कम करना होगा, श्रिंकफ्लेशन की तरफ आना होगा ताकि आप लोगों के कम पैसों के अंदर भी अपना काम चलाते रहें। डिक्रीज़ इंटरेस्ट रेट होगा तो इसके रिवर्स हो जाएगा। इंक्रीज़ वैल्यू ऑफ रुपी, एक्सचेंज रेट अगर बेहतर हो रहा है तो लोग इंपोर्ट्स वगैरह पे ज़्यादा खर्च करेंगे क्योंकि उनको इंपोर्ट सस्ती लगना शुरू हो जाएंगी, और अगर रुपए की वैल्यू गिर रही है तो लोग एक्सपोर्ट्स की तरफ ज़रा ज़्यादा आगे बोंगे। तो फिर बिज़नेस को चाहिए कि यहाँ पे अगर इंपोर्ट्स वगैरह की तरफ आ रहा है तो मैं टारगेट न्यू डोमेस्टिक मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर। तो अब अगेन वही बात है कि जब लोग इंपोर्ट करना शुरू हो जाए और मैं बिजनेस पहले से ही बैठा हूँ और लोग इंपोर्टेड माल लेना शुरू हो गए, तो फिर मुझे देखना होगा कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं अपने आप को क्या करूँ। और अगर एक्सपोर्ट्स अट्रैक्टिव हैं तो सबके साथ मैं भी एक्सपोर्ट्स में हाथ धोना शुरू कर दूँ और मैं भी अपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर दूँ। खैर बहरहाल कल चूँकि फ्राइडे तो हम अपने पुराने टाइम पे 2:15 वाले पे वापस लौट जाएंगे।
तो कल 2:15 बजे इंशाल्लाह ताला फिर एक लास्ट चैप्टर पे एक लास्ट डिस्कशन करते हैं इंशाल्लाह। चैप्टर 4 आईटी वाला चैप्टर, जिसमें से सीधी सीधी कुछ क्रैमिंग वाली बातें और कुछ लॉजिकल वाली बातें इंशाल्लाह मिलता है।